आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे लॉकडाउन में होने वाले इन वेबिनार सीरीज में। जो लोग आज यहाँ पर नए हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर दिल्ली के पहले हेल्थ मिनिस्टर थे और 1932 से दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन लगातार सीएमई कॉन्फ्रेंसेज, कैंप्स, होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छे काम जो भी पॉजिटिव वर्क्स हैं वो सब करती आई है। इस लॉकडाउन के दौरान जब मैंने सीएमई नहीं कर पाए, हमारे सीएमई पोस्टपोन करनी पड़ी, तो मैंने प्लान किया कि नहीं, हम लोग वेबिनार्स के द्वारा हम लोग जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि सभी लोग इससे बहुत खुश भी हैं। हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं और हमने बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स को लेकर के आए हैं जिनको शायद आपने बहुत कई बार सुना भी होगा, लेकिन जो स्पीकर्स हैं वो आपके लिए हो सकता है नए हों, लेकिन बहुत एनर्जेटिक स्पीकर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग आप सभी लोग उनको सुने जरूर। आज जो हमारे साथ स्पीकर हैं वो हमारे सीनियर डॉक्टर एमपी सिंह सर हैं। डॉक्टर एमपी सिंह सर बीएचएमएस सीपीएमटी के फर्स्ट बैच से हैं। सीपीएमटी का फर्स्ट बैच यूपी में 1981 में चालू हुआ था और इसलिए बताना जरूरी है, अभी सर ने भी बताया कि इसको लाने के लिए सीपीएमटी को में जो चालू हुआ था, इसको लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी थी और बीएचएमएस शुरू की गई, एक डिग्री ली गई। इसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। और सर को बता दूं कि 1981 से सर होम्योपैथी के साथ जुड़े हैं और मुरादाबाद से सर बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है कि मुरादाबाद में शायद ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा या उसके आसपास के एरिया में जो डॉक्टर एमपी सिंह सर को ना जानता हो। इससे एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि मेरा एडमिशन 1998 बैच से मैं हूँ सीपीएमटी के, और 1998 में मेरा एडमिशन केजी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद में ही हुआ था। और जब मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ मैंने सबसे पहले सर का नाम सुना और सब ने मुझे, मेरे सारे सीनियर्स ने मुझे ये बताया कि डॉक्टर एमपी सिंह सर ऐसे हैं जो हमें कुछ सिखा सकते हैं, तो हमें उनकी क्लिनिक पे जाना है। बहुत टाइम बीता, 2-3 महीने बाद मेरे को एक बार मेरे सीनियर्स लेके गए, लेकिन ये था कि सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अगर आपने उनका रिवीजन नहीं किया तो शायद आपको डांट भी पड़ सकती है। मतलब मेरे मन में ऐसा बहुत सारा सीनियर्स ने ऐसा कर दिया था। उनके हम क्लिनिक गए, लेकिन सर की शायद एक ही झलक देख पाया था। उसके बाद ही तत्काल मेरा ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ में और फिर मैंने अपना पूरा कोर्स बीएचएमएस का लखनऊ से किया और अभी 2019 में सर को सुनने का मौका मिला, सर से मिलने का मौका मिला और मैं तब सोच रहा था कि शायद सर जितने कूल हैं उतना तो कोई होगा भी नहीं, जिसको मतलब मेरे लिए जो इमेज बताई थी कि सर इतने गुस्से वाले हैं, ऐसा नहीं था। सर को मैंने देखा कि कितने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया, कितने अच्छे से मुझे उन्होंने अटेंड किया, कितने अच्छे से उन्होंने सेमिनार कराए। और कुछ ही महीने पहले की बात है, मैंने उनको ओबेसिटी पे सुना। ओबेसिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर शायद कोई भी फिजिशियन इस चीज़ को लेकर के फेस ना करता हो कि ओबेसिटी कैसे घटाई जाए। और ओबेसिटी एक ऐसा फैक्टर है, क्योंकि आज मदर्स डे भी है, तो फीमेल्स के लिए सबसे प्रोन टॉपिक है। ऐसी फीमेल्स जिनका शायद वजन बहुत ज़्यादा ना हो, तब भी वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा वेट रिड्यूस करना है, हमें ओबेसिटी है। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना होता है कि कोई ओबेसिटी की रेंज में है भी या नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, एक्चुअल ओबेसिटी क्या है, उसके क्या-क्या फैक्टर्स हैं और हमें क्या डाइट का प्लान करना चाहिए, क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। आज इस शो में हम सब ये डिस्कशन करेंगे, एमपी सिंह सर से सीखेंगे कि आखिर हमें कैसे ओबेसिटी से लड़ाई करनी है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है उन सब की जो जन्मदाता है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी के बारे में आज पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में मिथ भी है और कोई भी ऐसा फिजिशियन नहीं है जो ओबेसिटी के पेशेंट को डील ना करता हो, अलग अलग तरीके से लेकर के। और ओबेसिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सुनने के लिए शायद आज हमारे पास ऐसे भी लिसनर्स हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं। तो मैं उन सब लोगों को बता दूं कि ये जितने भी वेबिनार्स हैं या जो आज का वेबिनार है, अगर डॉक्टर साहब कोई दवाई बताते हैं तो ये सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से है। आप अपने
फिजिशियन की सलाह के बिना कोई भी दवाई किसी भी रूप में ना लें, जब तक आपका फिजिशियन आपको दवाई की डोजेज़ या दवाइयों के बारे में नहीं बताता है। तो ये एक प्योरली एजुकेशनल प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग फेसबुक पे भी लाइव हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन हमारे द्वारा दी गई किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को या डॉक्टर साहब के द्वारा बताई हुई दवाई को बिना डॉक्टर साहब की सलाह के या बिना अपने फिजिशियन की सलाह के बिल्कुल भी ना लें। मैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, और हमारे पास बस आपके लिए फूल माला तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नमस्कार ही है जो आपका स्वागत कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। और बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे डॉक्टर वीपी सिंह से मिलकर, तो खास तौर से जी कि भाई कम से इतने पुराने लोगों से एक बार कम से कम रूबरू हुए जी और अच्छा लगा। सर। देखिए, सर मैं आपको सब लोगों को एक बात और बता दूं कि सर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। हालांकि मुझे जो संख्या पता लगी वो 125 है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि शायद 125 को तो सर ने 1 या 2 साल के अंदर ही ट्रेन कर दिया होगा। लेकिन इतने सारे सालों में मैं केजी के होम्योपैथिक मेडिकल में जब गया था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो सर से ना मिला हो। तो अगर एक बैच 30 या फिर 50 लोगों का है, तो आपने समझ लीजिए कि आपने कितने स्टूडेंट को सर ने ट्रेन किया होगा। सर का अपना एक क्लिनिक है, रोशन होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से मुरादाबाद में, और पूरे मुरादाबाद, शायद जिला तो छोड़ दीजिए, उसके आसपास के भी एरिया में शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो सर को ना जानता हो। तो डॉक्टर एमपी सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अब आप हमें बताइए कि ओबेसिटी पे हम कैसे फाइट कर सकते हैं। थैंक यू सर। देखिए, मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि होम्योपैथिक में होम्योपैथ सारी जिंदगी सीखता है। कोई भी कितना भी बड़ा हो, कितना ही पुराना प्रैक्टिशनर हो, उसे हमेशा सीखने को मिलता है। मैंने यहाँ कोशिश की है, कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझसे प्रैक्टिस में आई हैं और मैं उनके बारे में सीख पाया हूँ या जान पाया हूँ, और वही चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। एक मिनट, स्क्रीन नहीं आगे बढ़ रही, हमसे जरा स्क्रीन देखो बेटा। एक मिनट दीपक, स्क्रीन नहीं आ रही आगे। जी कोई बात नहीं सर। यस जी, ओबेसिटी एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, मतलब पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो। और काफी लोग हेल्थ कॉन्शियस अब हो भी गए हैं जो ओबेसिटी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये ऊपर हट सकता है ये? हाँ ठीक है, ठीक है। ये हाँ, तो ओबेसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओवरवेट या ओबेसिटी इज डिफाइंड एज एब्नॉर्मल एंड एक्सेसिव accumulation ऑफ द फैट causing the risk to the health। पहले जमाने में माना जाता था कि बच्चे मोटे, तंदुरुस्त या बड़े हैं, काफी चबी हैं, तो उनको माना जाता था ये बच्चे बहुत हेल्दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज की तारीख में लोग समझदार और पढ़े लिखे हो गए हैं और वो इस चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस समझते हैं। ओबेसिटी एंड ओवरवेट आज की दुनिया में 5th लीडिंग ग्लोबल रिस्क है, जो मॉर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। Every 5th adult in India either overweight or obese। हर 5वां आदमी या तो मोटा है या ओवरवेट है या मोटापे की तरफ है। Obesity is a risk factor for major non-communicable diseases which are estimated to account for 63% of deaths। यदि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ले लें तो उसका 60% पार्ट ऐसा है जो ओबेसिटी की वजह से डेथ होती है, और ये बहुत बड़ा मेजर अमाउंट है। आज हम कोरोना से परेशान हैं कि भाई इतने लोगों की डेथ होगी, इतने लोगों की डेथ होगी, जो हमें बहुत भयंकर लग रहा है और हम उससे डर भी रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं, जो कंटीजियस नहीं है, उनमें 60% डेथ जो है सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी रीजन की वजह से होती है। इसलिए इस ओबेसिटी की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है, और इसको हमें कंट्रोल करने के लिए समय रहते ही ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जितना अर्ली किसी भी डिजीज या किसी भी कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। ओबेसिटी को मेजर करने का जो सबसे अच्छा तरीका जो हमारे यहाँ है वो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स को जो है निकालने का जो तरीका है वो डेफिनेटली हमारे यहाँ बिल्कुल फिक्स है।
कि BMI इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। तो किसी आदमी का वजन और उसकी हाइट यदि हमें पता है तो हम उसका BMI निकाल सकते हैं। और इस BMI की जो रेंज है वो 4 या 5 रेंज में हमने बांटा है इसको, अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेस एंड एक्स्ट्रा ओबेस। तो 18.5 से यदि नीचे है BMI तो ये हमारा अंडरवेट में आता है। नॉर्मल BMI एक एडल्ट पर्सन के लिए 18.5 टू 24.9 तक है। ओवरवेट होने के लिए 25 से लेकर 29.9 तक है BMI की रेंज। और ओबेसिटी के लिए है 30 टू 34.9। और इसके ऊपर जितना BMI जाएगा वो एक्स्ट्रा ओबेसिटी में आता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो हम अपनी BMI समय समय पे देखते रहें तो हम उस हिसाब से अपने वेट को मैनेज इजीली कर सकते हैं। वेट गेन करना या ना गेन करना या बिल्कुल वेट को स्टेबल रखना, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी कैलोरीज हम निकाल रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा मरीज आते हैं हमारे पास और उनसे पूछा जाता है भाई ओवरवेट क्यों हो गए, तुम ज्यादा खाते हो क्या या कैलोरी ज्यादा लेते हो? बोले नहीं साहब, मैं तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खाता हूँ, लेकिन बावजूद उसके मेरा वेट बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैलोरीज यदि ज्यादा होंगी तभी ओवरवेट होगा। सिंपल सी बात है, यदि आप गुल्लक में पैसा डालेंगे तो गुल्लक भरेगी, बिना पैसा डाले गुल्लक नहीं भरेगी। बड़ा मोटा तौर पे मैं मरीजों को बताता हूँ, ये गुल्लक में आप कुछ नहीं डालेंगे तो निश्चित तौर से गुल्लक खाली रहेगी, जितना है उतना ही रहेगा, उसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं होगा। यही सिद्धांत हमारे ओबेसिटी को रोकने के लिए है कि जितना आप इनपुट दें कैलोरीज का उतना ही आउटपुट हो, उतना ही वर्कआउट करें या उतना ही खर्चा करें या उतना ही आपके BMR में खर्चा आ जाता है कैलोरीज का, जितनी कि आपने इनटेक किया है कैलोरीज का। तो कैलोरीज का इनटेक और कैलोरीज का खर्च करना ये निर्भर करता है। जी बताइए डॉक्टर साहब। सर एक प्रॉब्लम है कि आपकी स्क्रीन पे ना हमारी वीडियोस चल रही हैं, तो आप जहाँ पे स्क्रीन चल रही है आपकी वीडियोस हैं, उसके ऊपर एक स्पीकर व्यू लिखा होगा, छोटी सी है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें सिंगल वाला क्लिक कर दीजिए बस, जो सिंगल है। हाँ जी ओके इसको। सिंगल, ठीक, ओके ओके, इट जी इज गुड। जी बिल्कुल, तो उससे पावर हाँ, पॉइंट तो कंप्लीट आ इसमें जाएगा। कैलोरीज का है कि कैलोरीज एक्सेस होंगी तभी वेट बढ़ सकता है। यदि हमारा BMR ज्यादा है और हमारी कैलोरीज का खर्चा ज्यादा है तो हम यदि ज्यादा भी खाएंगे तभी खर्च कर लेंगे, बॉडी खर्च कर लेगी। लेकिन हमारी खर्चा कम है कैलोरीज का, BMR यदि हमारी कम है और हम फिर भी इंटेक कैलोरीज का ज्यादा कर रहे हैं तो नेचुरली हमारी कैलोरीज जो है रुकेंगी, तो वेट ओवर वेट होने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। इसके सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया है ओबेसिटी के जो मेन रीजंस हैं। ए पर्सन ईट बिफोर ही नीड्स, हमें भूख नहीं है या हमारे खाने का समय नहीं है, उससे पहले हमें खाना मिल जाता है। क्योंकि आजकल सब संपन्न है ज्यादातर लोग, और संपन्न लोगों में ओबेसिटी प्रॉब्लम होती है। जो लेबर क्लास है उसमें ओबेसिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, कि वो जितना खाते हैं उससे ज्यादा वो निकाल देते हैं। दूसरा पॉइंट है पर्सन ईट बिफोर मोर देन नीड। मुझे 1 रोटी खाने की जरूरत है, मैं 2 खा रहा हूँ। मुझे ये टेस्टी कोई चीज लगी, फिर मुझे चाट टेस्टी लगी या पराठा टेस्टी लगा तो मैं ज्यादा खा गया। तो पर्सन ईट्स मोर देन ही नीड्स। मुझे जरूरत 1 पराठे की थी, मैंने 1.5 या 2 पराठे खा लिए, तो निश्चित तौर से कैलोरी ज्यादा हो जाएगा, ओवरवेट की तरफ हम जाएंगे। तीसरा पॉइंट है लो लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड सेडेंटरी हैबिट। हम यदि लो लेवल ऑफ फिजिकल लेवल रखेंगे, यानी कि एक्सरसाइज या फिजिकल लेवल कम करेंगे, जैसे कि आजकल होता है भाई हम एसी में रहते हैं तो ना तो हमारी बॉडी को अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ठीक रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठंड में हम रहते हैं तो जो पसीना निकलता था वो भी नहीं निकलता। हम पहले कभी पैदल भी चलते थे, अब हम गाड़ी या स्कूटर से चलते हैं। तो निश्चित तौर से हम अपनी जो फिजिकल लेवल है, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उनको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और इसी वजह से हमारा जो कैलोरीज है वो कंजर्व होती हैं और अल्टीमेटली वेट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चौथा पॉइंट है हमारा फॉल्टी डाइट एंड लाइफ स्टाइल हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज, एल्कोहल कंजम्पशन एंड इरेगुलर मील। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, आज जो हमारा वेट या ओबेसिटी का टॉपिक है, तो वेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हमारा इरेगुलर मील है। या तो हम जो है टाइम से नहीं खाएंगे,
रूटीन में हम जो है लेट नाइट मील करते हैं, या बच्चे लोग उन डाइट्स को प्रेफर करते हैं जो कम पैसे में मिल जाती है लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए, और कैलोरीफिक तो होती है लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती, जैसे फास्ट फूड ले लेना। बच्चे जाएंगे, 15 रुपए या 20 रुपए का बर्गर मिल जाता है, खा लेंगे, तो हमें कैलोरीज तो मिल गई लेकिन उससे जो न्यूट्रिशियस वैल्यू हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। पांचवा पॉइंट आता है जो हमारे हाथ में यूजली नहीं होता, लेकिन वो सारी हमारी बैड हैबिट्स या किसी भी फॉल्टी रूटीन की वजह से पैदा होती है। ऐसी डिजीजेज जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपोथायराइडिज्म एंड कुशिंग सिंड्रोम एंड पीसीओडी। ये 4-5 डिजीज ऐसी हैं जिनमें कि हमें वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होगा तब भी वेट बढ़ सकता है। हाइपोथायराइडिज्म में बहुत कॉमन है वेट बढ़ना, ऐसी कुशिंग सिंड्रोम में है जब एड्रिनल ग्लैंड फंक्शन नहीं करती या ज्यादा ओवर फंक्शन करती है, तो ओवर फंक्शन करने से कॉर्टिजोन जब ज्यादा बनते हैं तो वो फ्लूइड रिटेंशन और ओबेसिटी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हमारी ओबेसिटी, हमारा वेट, हम वेट पुट ऑन करते हैं। यही पीसीओडी में है। पीसीओडी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं गर्ल्स में, और जो ओवरीज जो है सिस्टिक हो जाती हैं, तो इसमें हमारे जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे हेयर ग्रोथ के लिए और वेट के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। तो पीसीओडी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज की यंग गर्ल्स में, जो हमें ओबेसिटी की तरफ हमें धकेल रहा है। और ओबेसिटी का मेन जो कारण है नए बच्चों में, वो फॉल्टी डाइट है, कम एक्सरसाइज है, लेजी लाइफ है या सीडेंटरी हैबिट्स हैं, और दूसरी कुदरती जो बीमारियां चल रही हैं, जैसे जो कॉमनली जो गर्ल्स में मिलता है पीसीओडी, और उसके पीछे एंजाइटी सबसे बड़ा कारण है। एंजाइटी जब भी होगी तो पेशेंट कोई भी हो, एंजाइटी जब होगा तो उसकी एसिड लेवल बढ़ जाएगा। एसिड लेवल बढ़ने से हमारा डाइजेशन थोड़ा सा, ये हंगर बढ़ जाएगी, एपिटाइट बढ़ जाएगी और डाइजेशन भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो उसको हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली हमारा वेट इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ओबेसिटी के कॉन्सिक्वेंसेस में आपके सामने है स्क्रीन पे। मोस्ट कॉमन जो है, ये वेट बढ़ेगा तो हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स। कॉमनली जो हार्ट डिजीज मिलती हैं ओबेस पेशेंट में बहुत ज्यादा मिलती हैं। और एक ब्लड प्रेशर भी आज के दिनों में, क्योंकि सीडेंटरी हैबिट है, हम फिजिकल लेबर नहीं करते हैं, खाने में हम जो है फैटी और स्टार्ची फूड ज्यादा मात्रा में लेते हैं, इसी वजह से हम हाई ब्लड प्रेशर के भी शिकायत होते हैं। और कोई भी आदमी आज की दुनिया में ऐसा नहीं है जो एंजाइटी से बचा हुआ हो। एंजाइटी में जब भी आप रहेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको खुद ही आ जाएंगी, और उसमें ओबेसिटी है तो उसकी वजह से बढ़ जाएंगे। ओबेसिटी का जो एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है आफ्टर द एज ऑफ 30 और 40, बहुत अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस मिल जाते हैं। तो आपकी कम एज में ही आपका वेट बढ़ जाता है, तो जॉइंट्स में जो है ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस खासतौर से घुटनों में आपको दिखाई देने लगेंगे, जो हमें आगे जाके हमारी लाइफ में बहुत ही डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं और ओल्ड एज में हमें एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनते हैं। ओबेसिटी में रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, इवन इम्पोर्टेंसी भी कॉमन इन वेरी ओबेस पेशेंट। और मूड डिसऑर्डर, ये नेचुरली बात है कि मूड डिसऑर्डर होना, क्योंकि आप अपना काम ढंग से ना कर पाए, आप अपना रूटीन सही से मेंटेन ना कर पाए, आपको लोग टोकें, आप अपनी हेल्थ से यदि खुश नहीं है तो आपका मूड डिसऑर्डर होना एक बहुत कॉमन बात है। और एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ओबेस पेशेंट के साथ में, जो मैंने 3 बातें बताई, जॉइंट्स पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड मूड डिसऑर्डर, जो मेजर प्रॉब्लम्स के अलावा हैं जो हमारे साइड में चलते हैं ओबेसिटी के। ओबेसिटी चिल्ड्रन में जो है आजकल बहुत कॉमन हो रही है, और इसमें जो है ओबेसिटी का रीजन जो है हमारी कहीं न कहीं बच्चों को ओवर केयरिंग है, या उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है, या उनको लाड़ प्यार में हमें बहुत ज्यादा खिलाना है, ये सारी बातें हैं। तो चिल्ड्रंस हु आर ओबेस एंड अबव द नॉर्मल वेट for their age and height is obesity for the children. A child's body fat changes with age. ये पूरा BMI with age कहते हैं इसको, मैं आगे बताऊंगा आपको। ये बच्चों के एज के हिसाब से सबके लिए अलग होती है, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए भी अलग अलग होती है, डिफर करती है। और इसको जो बोलते हैं BMI फॉर एज, इंक्लूड्स जेंडर एंड द एज।
ये पूरा ग्राफ है, इसमें आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के सामने। आप गौर करेंगे तो स्क्रीन में आप देखेंगे कि जो नॉर्मल रेंज है दोनों में, बॉयज में एंड गर्ल्स में, तो आप देखेंगे तो दोनों में लगभग लगभग एक है, लगभग 12-13 साल की एज तक। जो प्यूबर्टी की एज है उसमें लगभग लगभग एक रहती है। और जो 18 के बाद में जो हमने मेजरमेंट बताए बीएमआई करने का, वही तरीका होता है। लेकिन अप टू द एज ये डिफरेंट चार्ट होता है। इसको जो एज के और वेट के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से हम मेजर करते हैं, जो चार्ट में पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। consequences ऑफ द चाइल्ड ओबेसिटी। बच्चे मोटे हों या ओबेसिटी में हों या फैटी हों या ओवरवेट हों, इसके कंसिक्वेंसेस आप देखिएगा तो मेन 3 कंसिक्वेंसेस हैं। पुअर हेल्थ इन चाइल्डहुड इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये बच्चा ओबेस होगा तो उसकी हेल्थ सफर करेगी अर्ली चाइल्डहुड में भी, और बहुत जल्दी ही ब्लड प्रेशर की शिकायत उसको हो सकती है, और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, और जिनमें आजकल देखा गया छोटे बच्चों में भी डायबिटीज मिल जाती है। ये ओबेसिटी इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, लोअर सेल्फ एस्टीम। बच्चे जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, अपने पे भरोसा नहीं रहता, क्योंकि उनमें एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। वो डिप्रेसिव फीलिंग आती है। ये ओबेसिटी का फैक्टर है, क्योंकि उनको अपना लुक भी पसंद नहीं आता, दूसरे लोग उनको कुछ भी कहते हैं तो उनको अफेक्ट करता है। तो इस तरह से जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी कंडीशन जो है पुअरर हेल्थ इन एडल्टहुड इंक्लूडिंग ए हायर रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और ये बच्चे जब बड़े होके एडल्टहुड में जाते हैं तो नेचुरली वो हाई रिस्क पे होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, जिसमें हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज। बहुत आपने देखा होगा 20-25 साल के बच्चों में एमआई हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी इस एमआई के पीछे, क्योंकि एंजाइटी ऑलरेडी है और एक कल्चर आपने मीडिया ओबेसिटी उसे दे दिया, तो नेचुरली बात है आपको आर्टेरियल स्क्लेरोसिस भी जल्दी होगी और आपको एमआई के चांसेस बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा बहुत अर्ली एज में एमआई मिलता है, 30-35-45 साल के हैं। पिछले दिनों मरौदा में भी 2-3 केसेस ऐसे हुए जिनमें हम सोच भी नहीं सकते थे। 35 और 40 साल में एमआई के केसेस हुए और वो डेथ हो गई बच्चों की, दोनों की। और दूसरे अलावा इसके ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, जब बच्चा ओबेसिटी होगी तो निश्चित तौर से ऑक्सीजन ज्यादा डिमांड होगी, और ऑक्सीजन ज्यादा डिमांड होगी तो बच्चा ब्रीथ करने में थोड़ा प्रॉब्लम महसूस करेगा और जल्दी से सांस फूल जाएगा उसका। और ऐसे बच्चे इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर भी बहुत जल्दी होते हैं ऐसे बच्चों को, क्योंकि उनका सारा जो एडिपोज टिश्यू है, उनके बोन मैरो डेंसिटी कम होती है, इवन जो है मास बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, उनके मसल इंडेक्स ज्यादा है, बॉडी फैट ज्यादा है। तो ऐसे बच्चे रिस्क में हैं फ्रैक्चर के, और उनको बहुत जल्दी फ्रैक्चर होता है। और ऐसे बच्चों को फ्रैक्चर भी जुड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उनका जो है यूनियन या अलाइनमेंट करना भी बोन्स का बहुत मुश्किल होता है। और ये मैंने पहले ही बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जो है ऐसे बच्चों में डेवलप होता है, जो आगे जो है डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी aim to keep the healthy weight and normal BMI throughout the childhood and into the teens. टीन एज तक हम बच्चों में ओबेसिटी न आने दें, वेट न बढ़ दें और हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान दें। ये पहला मकसद है हम पेरेंट्स का। दूसरा पॉइंट है एम टू प्रिवेंट ओवरवेट चिल्ड्रन फ्रॉम बिकम ओबेस। जिनका वेट बढ़ा है, ओवरवेट है खाली, अभी वो ओबेसिटी में नहीं पहुंचे हैं, हम उनको रोक सकते हैं, उन पे ध्यान देके, उनका ट्रीटमेंट करके, उन पे अंकुश लगाकर और उनकी गलतियों को उन्हें बता के सुधारने में हम उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं चीजें, तो शायद हम उनको बचा सकते हैं कि वो ओवरवेट के बाद ओबेसिटी में लैंड ना करें। और तीसरा, यदि जो बच्चे ओबेसिटी में लैंड कर गए उनको हम प्रॉपर मैनेजमेंट दें, किसी डॉक्टर की सलाह लें, या जो उनकी गलतियां हमें एज ए पेरेंट दिखाई देती हैं तो हम उनको टोकें, जिससे वो आगे इस ओबेसिटी में लैंड ना करें, जिससे उनकी एडल्टहुड खराब होने से बच जाए। Behavior change model to deal with the childhood obesity.
चाइल्डहुड ओबेसिटी को मैनेजमेंट के लिए जो एक तरीका है जिसमें बिहेवियरल चेंजेस हमें बच्चों में करने पड़ेंगे, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनिए। और बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, मैंने सिर्फ समराइज किया है। हर आदमी, हर पेरेंट्स, हर डॉक्टर इस चीज को बहुत आराम से जानता है, लेकिन वो सिस्टमेटिक वे में इसको एक्सप्लेन नहीं शायद कर पाता, इसलिए शायद वो अपनी बात बच्चों से नहीं पहुंचा पाते। मैं यहाँ सारी चीजें बड़ा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ आपको। अवॉइड फोर्स फीडिंग टू योर चाइल्ड। मैंने पहले बताया था कि आजकल बच्चे बहुत, 1 या 2 बच्चे हैं तो हम उन पे उतना फोकस करते हैं जितनी की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा हम पजेसिव हैं उनके लिए, हम हर चीज पे उनका बहुत ध्यान देते हैं। इवन ओवर पेम्पर्ड चाइल्ड है आजकल ज्यादातर, क्योंकि चाइल्ड बच्चे कम हैं, 1 या 2 बच्चे हैं, तो नेचुरली हम जितना सोचते हैं हम सब कुछ इन्हीं में निछावर कर दें और इन्हें बहुत अच्छे से रखें, लेकिन शायद हम इस फीलिंग में उनका नुकसान कर देते हैं। तो कभी बच्चे को फोर्स फीड ना करें। बात ये समझ लीजिएगा, कोई भी दुनिया में ऐसा बच्चा नहीं, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो भूखा रह सकता हो, लेकिन हम अपने बच्चे को इंसिस्ट करते हैं कि बेटा ये खा लो, ये खा लो, ये भी खा लो। यदि बच्चा भूखा होगा तो आप निश्चित तौर से जाने वो भूखा नहीं रह सकता। आपको ध्यान हो 15-20 साल पहले दिल्ली में स्कूल में एक बच्चा बंद हो गया था, और वो घटना ऐसी थी, शायद हर पेपर में दिया था, उसको हाईलाइट किया था। और उस बच्चे ने जो है पहले चौक खाया था, चौक से लिखा था माँ मैं मर रहा हूँ, भूख से तड़फ रहा हूँ और मैं चौक खा रहा हूँ, और उसने डेस्क भी खाई थी, लिखा था उसमें। मतलब जो लकड़ी की डेस्क थी वो भी उस बच्चे ने खाई थी, कपड़े भी उसने अपने दांतों से खींचे थे। तो आप ये सोचिए वो बच्चा जो भूख से तड़पता है, जो भूख से परेशान होता है, जिसे भूख लगती है, वो भूखा नहीं रह सकता। तो किसी भी बच्चे को आप कभी भी बहुत ज्यादा फोर्स फीडिंग के लिए न कहें, आप उसको जबरदस्ती ना करें, उससे थोड़ा सा सोचने का मौका दें, उसे इस लायक होने दें कि वो खा पाए, फोर्स फीडिंग ना कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आज की जनरेशन में। अवॉइड ऑफरिंग जंक फूड, स्वीट एंड रिवार्ड्स टू द चिल्ड्रन। बट यूजली ये होता है जैसे बच्चों ने अच्छा काम किया, बेटा हम तुम्हें चॉकलेट देंगे। बड़ी रूटीन में, जैसे मेरे क्लिनिक में बहुत जूनियर्स रहते हैं, बच्चे लोग आते हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं भी जब वो अच्छा काम करते हैं या अच्छा केस करते हैं तो मैं भी एक चॉकलेट दे देता हूँ, लेकिन वो एडल्ट होते हैं एक्चुअल में। कभी भी ध्यान रखिए, एडल्ट को आप दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को कभी प्रमोशन के लिए टॉफी, चॉकलेट या मिठाई ऑफर न करें, क्योंकि ये उनमें जो है कार्बोहाइड्रेट डाइट बढ़ा देगी, कैलोरीज बढ़ा देगी, और अल्टीमेटली हम हेल्प करेंगे उसके मोटे होने में, ओबेसिटी की तरफ। तीसरा पॉइंट है एनकरेज द चाइल्ड टू बी एक्टिव एंड एंगेज इन आउटडोर स्पोर्ट्स। यूजली आजकल जो माहौल चल रहा है, हम इंडोर में तो बहुत काम करते हैं, पूरे दिन हम टीवी पे लगे रहते हैं, हम लूडो खेलते रहते हैं, या हम अपने जो है इंडोर गेम्स खेलते रहते हैं, लेकिन हम आउटडोर गेम्स बिल्कुल भूल से गए हैं, ध्यान ही नहीं। शायद हार्डली 5-10% बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल में भी जो है स्पोर्ट्स खेलते हैं और बाद में जो है अपने घर आके ऐसे ही बैठते हैं। पहले एक रूटीन हुआ करता था, मैं अपनी लाइफ को बता रहा हूँ आपको, जब बच्चे थे स्कूल से आने के बाद बस्ता डाला घर पे, और उसके बाद गली में निकल गया और उछल कूद करके शाम को घर पे लौटते थे जब गंदे वंदे होके, और लास्ट में फिर हम जो है खाना खा के जो भी थोड़ा बहुत पड़ा पड़ा, नहीं तो सो गए। मतलब आउटडोर गेम हम लोगों की लाइफ में बहुत कंपलसरी था। एक जेन्युइन बात थी कि हम स्पोर्ट्स की जगह गली में उछल कूद भी करेंगे तो शायद हमें कुछ एनर्जी खर्च होगी, लेकिन आजकल वो बिल्कुल नहीं है। बाहर निकलना किसी पेरेंट्स को, बच्चे को पसंद नहीं है। आउटडोर गेम सारे बंद हो चुके हैं। स्कूल में भी लिमिटेड टीम होती है स्पोर्ट्स की जो खेलती है, बाकी बच्चे नहीं खेल पाते हैं। तो स्पोर्ट्स में जो है ध्यान दें, और इंडोर गेम्स को थोड़ा सा एनकरेज ना करें। लिमिट इनटेक ऑफ फूड हाई इन फैट, शुगर एंड साल्ट। ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए और सभी के लिए है, सभी एज ग्रुप के लिए है। वो फैट और शुगर और साल्ट ये जितना कम रखेंगे उतना ही हमारी जो है ओबेसिटी कम होगी। फैट और शुगर ये कैलोरीज देती हैं, और साल्ट सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है। जितना हम साल्ट इंटेक ज्यादा करेंगे उतना ही हमारा एनीमिया बढ़ेगा और वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, खून पतला हो जाएगा और हम तुलतुले हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमारा वेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट स्क्रीन टाइम टू लेस देन 2 आवर्स पर डे। 2 घंटे से ज्यादा आप टीवी या मोबाइल पर ना रहें, जबकि होता ऐसा है कि हम 2 घंटे नहीं रहते, बस बाकी पूरे दिन रहते हैं। सोने के समय भी कान के नीचे मोबाइल लगा के सोते हैं, जैसे पता है कोई कॉल ना आ जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कहीं ऐसा ना हो कोई चीज मिस हो जाए। जबकि हमारा रेडिएशन से बचने का सबसे पहला दायित्व होना चाहिए कि हम मोबाइल को कम से कम अपने से 2-3 फीट कम से दूरी पे तो रखें, लेकिन हम ज्यादातर इसे अपने पिलो के पास रख के सोते हैं, जिससे कोई भी कॉल आएगी तो हम उठ तब भी जाएंगे।
जबकि हम उस कॉल को उठाने के लिए अपना नुकसान उठा रहे हैं। तो कोशिश करिए भाई। और देखिए आप आजकल देख रहे होंगे हमारे मोबाइल मेडिसिन भी आ गई है, जो मोबाइल यूज करने से जो मेडिसिन के जो 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 आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, या तो हेडेक, ब्रेन ट्यूमर, और जो हेल्थ पे हमारे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए जो मोबाइल मेडिसिन आ गई आपने शायद कभी यूज की होगी। और बाकी मैंने 2-1 मरीजों में यूज किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, आप करके देखिए कभी। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप कम से कम मोबाइल या स्क्रीन यूज करें जब बहुत जरूरी हो, खासतौर से न्यूज सुननी है या कोई भी प्रोग्राम देखना तो कम हो। ट्राई टू डेवलप ए फिक्स ईटिंग एंड एक्सरसाइज रूटीन। एक तो अपना खाने का टाइम फिक्स करें और एक्सरसाइज का टाइम भी फिक्स करें। ईट वाइल सीटेड एंड ईट स्लोली यूजिंग स्मॉल प्लेट। तो 3 बात याद रखनी है। तो एक तो कभी भी इधर उधर खड़े होके, बैठ के, लेट के ना खाएं, अपनी ही डाइनिंग टेबल पे खाएं, बैठ के खाएं, स्लोली खाएं। जैसे पहले कहा जाता था 24 दांत है तो 24 और चबाना है। ये जब ज्यादा देर चबाएंगे तो नेचुरली आप थक जाएंगे, थोड़ा सा कम ही खा पाएंगे और आपकी संतुष्टि हो जाएगी। और तीसरा बात यह है कि प्लेट का स्मॉल साइज होना चाहिए, प्लेट बड़े साइज में नहीं होनी चाहिए। प्लेट का साइज जितना छोटा होगा उतना हमारा ठीक है, अगर बड़ी प्लेट में आप ज्यादा भर लेंगे और अल्टीमेटली आप खाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। Space your meal in such a manner that you eat 3 meals, major meals, breakfast, lunch and dinner, and 2 small and healthy snacks during the whole day. ये जो मेजर मील है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इनके अलावा आप स्नैक्स ले सकते हैं जिससे आप लेथार्जिक ना हो और आपको रिफ्रेशमेंट मिले। ये विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अपने खाने का टाइम में जो स्पेस है, आप जो सोने का टाइम अलग करते हैं, बाकी टाइम के डिवीजन करके आप 3 पार्ट या 4 पार्ट कर लें। उस खाने को फ्रैक्शंस में लें, बजाय कि आपने ढेर सारा सुबह खा लिया। और खासतौर से इंडियन हैबिट्स में जब हम रात को सारा काम करके अपने घर लौटते हैं तो मन करता है कि सब कुछ खा लें, और जितना खाते हैं खा के तुरंत सो जाते हैं। ये इट्स ए बैड हैबिट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि खाने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए हमारे सोने में। तो हम खाने 10 बजे सोते हैं तो हमें 8 बजे खा लेना चाहिए, और हम 11 बजे सोते हैं तो निश्चित तौर से हमें 9 बजे खाना चाहिए। ऐसा नहीं है तो आप 11 बजे खाएंगे और 11:30 12 बजे सो जाएंगे तो आपकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी और वो रेस्टोर हो जाएगी, तो आपको ओबेसिटी ज्यादा होगी। रीड न्यूट्रिशनल वैल्यू व्हाइल शॉपिंग फॉर प्रोसेस्ड फूड। आजकल फैशन है, हम मॉल जाते हैं तो कोई भी प्रोसेस्ड फूड लेके चले आते हैं कि भाई इजीली बन जाएगा, रेडी टू कुक। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं या हम खुद ले रहे हैं, उसके कैलोरीज हमारे हिसाब से कितना फिट है। उस टैग पे हम एक्सपायरी डेट के साथ साथ कैलोरीज भी जरूर देखें और उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू जरूर देखें। मैंने पहले ही बताया कि स्क्रीन में जो है टीवी, लैपटॉप और मोबाइल भी आता है, तो टीवी इज वन ऑफ देम। और खाना खाते खाते टीवी ना देखें, अवॉइड करें इस चीज को। पता है आप कितना खा जाते हैं आपको आइडिया नहीं होता। डिनर, कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। और पानी जितना पिएंगे, ध्यान रखें, पानी जितना पिएंगे उतना ही वेट आपका कम रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरी चीजों के लिए जगह कम होगी, तो पानी एक स्पेस भी लेता है। दूसरा, न्यूट्रिशंस वैल्यू हमारी को मिलेगी। क्यों? पानी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जब डाइल्यूट हो जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन हमारा बढ़ जाएगा, और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो हमारी जो है हेल्दी लाइफ होगी, हेल्दी बॉडी होगी, तो हम ओबेस नहीं होंगे। एक चीज और देखी गई है, कई पैथी वाले लोग कहते हैं जो वेट रिड्यूस करने के लिए कहते हैं, मैंने देखा है, वो कहते हैं मेजर मील आप लीजिए और उसके आधे घंटे बाद ढेर सारा पानी पीते जाइए। तो उससे 2 फायदा होंगे। एक तो रैपिड ट्रांजिशन होगा हमारे फूड का, दूसरा अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का। तो हमारे दोनों फायदे हैं। तो इसलिए पानी आप जितना पिएंगे खाना खाने के आधे घंटे बाद, उतना ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा और उतना ही हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। टेक ए हॉबी और एक्टिविटी दैट यू एंजॉय। जिस एक्टिविटी में, जिस फिजिकल एक्टिविटी में आपको फायदा दिखाई देता हो या आपको मजा आता हो या एंजॉय करते हो, उस एक्टिविटी को आप रेगुलर करें। और ऐसा ग्रुप बनाएं जो आपके साथ मेल खाता हो, या जिन एक्टिविटीज में आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता है तो मैं कोशिश करूंगा अपने साथ ऐसे लोगों को सम्मिलित करूंगा अपने ग्रुप में जो बैडमिंटन खेलने में पसंद हो। तो मैं किसी दिन मन भी नहीं होगा खेलने का, तब भी मुझे खेलना पड़ेगा और मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे लोगों की कंपनी रखिए जो आपसे मेल खाते हो, और वो लोग ज्वाइन करें आपको जो आपकी नेचर से आपकी फिजिकल एक्टिविटी में साथ देने को तैयार हो। Try a way to relax such a deep breathing, yoga and dancing.
और एक खाली समय में, जब भी आपको समय हो, चाहे मॉर्निंग में या खाने के 1.5-2 घंटे बाद शाम को, आप ऐसा कर सकते हैं इवनिंग आवर्स में, मतलब आफ्टर टी, कि आप जो है रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या मॉर्निंग में आप कर सकते हैं योगा। और डांस अच्छी एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं, खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप डांस करें, आपको अच्छी एक्सरसाइज होगी और फिजिकल अच्छा रहेंगे आपके। तो मैं समझता हूँ ये योगा, एक्सरसाइज या डांस, कोई भी चीज आप अपने लिए चुन सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, और जरूर करें जिससे थोड़ा सा कैलोरी आपकी बर्न हो। इंक्लूड योर फैमिली इन योर ओबेसिटी मैनेजमेंट प्लान। एक बात जरूर ध्यान रख लें आप, यदि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं चलेगी या आप फैमिली के साथ नहीं चलेंगे और उसमें प्लान आपकी ओबेसिटी के ढंग से नहीं हुआ, हेल्थ के हिसाब से प्लान नहीं हुआ, तो आप ओबेसिटी अपनी नहीं कम कर पाएंगे। सपोज करिए घर में एक आदमी को पूड़ी और पराठे पसंद है, ये घर में बनेगा तो निश्चित तौर से दूसरा भी खाएगा, तो अल्टीमेटली उसका भी प्लान खराब होगा। तो इसलिए सारा प्लान ऐसा बनाएं जिससे कि जो है ओबेसिटी कंट्रोल करने में पूरी फैमिली को हेल्प मिले, और वो जो बंदा खासतौर से ओबेस हो गया है उसको एनकरेजमेंट मिले इन चीजों से कि हमें हेल्दी खाना है। तो आप सारे लोग जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं एक प्लान की तरह अपनी डाइट का पालन करें। देखिए यहां मैंने ये प्लेट दिखाई है, हेल्दी प्लेट फॉर ओबेस पीपल। जो भी मोटे हैं या ओबेस हैं उनके लिए प्लेट है। इस प्लेट के 3 पार्ट करने हैं। प्लेट को जस्ट हाफ किया, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, और एक हाफ को आपने जस्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो 50% पार्ट है इट शुड बी द नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, और जो 25% पार्ट है इट शुड बी प्रोटीन। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 25% पार्ट प्रोटीन है और 25% पार्ट में होल ग्रेन एंड स्टार्ची वेजिटेबल लाइक लेग्यूम्स। ये सारी चीजें यदि हैं तो ये 25% में है। तो ध्यान हमें देना है, यहाँ होल ग्रेन जिसे हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका इस्तेमाल 25% में भी कम हो गया, मतलब 15-20% रह गया खाली, क्योंकि इस 25% में हमारा होल ग्रेन, स्टार्ची वेजिटेबल और लेग्यूम्स सारी चीजें आती हैं। तो इसमें जो होल ग्रेन वाला पार्ट है वो हमारा बहुत कम है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि गेहूं या जो भी चीज है वो कम से कम मात्रा में हो, और हमें यदि रोटी भी लेनी हो तो मिक्स लें जिसमें बहुत सारे जो है ग्रेन्स हो, अकेली ना लें। जौ है, बाजरा है, मक्का है, या इस तरह की चीज इस्तेमाल करें तो फिर आपको कम से कम प्रॉब्लम होगी। लेकिन नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में लौकी है, तोरई है, करेला है, बीन्स है, पम्पकिन है, कॉलीफ्लावर है, जैक फ्रूट है, लेडी फिंगर है, परवल है, लेफी वेजिटेबल्स में जो है पालक है, मेथी है, बथुआ भी आता है। बथुआ, मेथी, पालक ये आयरन का रिसोर्स भी है और हमें कैलोरीज भी बहुत कम मिलती है और फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है। सरसों का साग है सर्दियों में खाने के लिए। गोभी, पत्ता गोभी जो हर समय यूज होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होती है, इसको हम थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें फाइबर भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, और साथ में हमें न्यूट्रिशंस वैल्यू ज्यादा होने के बाद कैलोरीज हमारी बहुत कम हो जाती है। तो हमें डाइट में जो नॉन स्टार्ची पार्ट है, जो प्लेट का 50% पार्ट है, हम इससे हम अपना यदि डाइट के प्लेट भरेंगे तो हमें कैलोरीज बहुत बहुत कम हो जाएंगी। ध्यान देने वाली बात है हमें इन चीजों पे जो हम यूजली कम प्रेफर करते हैं या हमें अच्छी टेस्ट में नहीं लगती। तो भाई हमें कुछ चीज अपने टेस्ट के लिए खानी है, कुछ अपनी सेहत के लिए खानी है। ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स वो हैं जो हमारी सेहत के लिए हैं, हमारे टेस्ट के लिए शायद नहीं है। होल ग्रेन्स में देखिए आप, क्रैक्ड व्हीट, दलिया, होल व्हीट इन द फ्लोर। अच्छा, फ्लोर में भी ध्यान रखें, आप फ्लोर जो लें वो बिल्कुल भूसी वाला लें, होल ग्रेन, उसके अंदर छिलका वो निकला हुआ ना हो। जैसा मार्केट में आजकल मिलता है, होल ग्रेन आटा भी मिलता है और जो है छिलके बिना भी आटा मिलता है जो सफेद वाला होता है। हम लोग खाने में प्रेफर करते हैं ज्यादातर लोग वो आटा जो हमें देखने में तो अच्छा लगता है सफेद रंग का, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। तो हम विटामिन B12 को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो आप देख लीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड इस समय मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम B12 डेफिशिएंसी। तो हमारा जो है B12 डेफिशिएंसी जो हो रही है वो शायद इसीलिए हो रही है कि हम आटा जो है सफेद और चिकना वाला खाते हैं, जो कि गलत है। यानी मैदा नहीं लेनी हमको, हमें वो आटा खाना है जिसमें कि हमारे भूसी की मात्रा अच्छी हो।
और आजकल एक नया फैशन और आया है, मार्केट में भूसी के पैकेट मिलते हैं ब्रांड के नाम से, तो आप भूसी हम मार्केट से खरीद सकते हैं, अपने नॉर्मल आटे में मिला लीजिए भाई। लेकिन आपको निश्चित तौर से दालें, आटा जो भी खाना है वो चोकर वाला खाना है, छिलके वाला खाना है, जिससे हमारे विटामिन की कमी ना हो। होल ओट्स, इसलिए ओट्स को भी कहा है ऐसा खाइए छिलके समेत, और ये बहुत अच्छा है और कैलोरीफिक भी है और प्रोटीन भी है इसके अंदर। कूटू, बाजरा, ज्वार, रागी, ब्राउन राइस, ये सारी चीजें वो हैं जो हम ले सकते हैं। और इनमें ध्यान रखिए 2 या 3 ग्रेन ऐसे हैं जिनको मिला के आप चपाती बनाएंगे तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, स्टार्ची वेजिटेबल्स, रॉ बनाना, अरबी, पोटैटो, ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न, स्वीट पोटैटो और सिंगाड़ा। देखिए ये सारी चीजें वो हैं जो है तो स्टार्ची, लेकिन हमारे साथ न्यूट्रिशियस वैल्यू लिए हुए हैं सारी चीजें। लेकिन आलू एक ऐसा है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में हमारे यहाँ आता है, लेकिन ध्यान रखिए ये उस 25% का पार्ट है आलू। तो आलू की मात्रा हमें बहुत कम लेनी है, हमें आलू की मात्रा न लेके अब कोशिश करें जैसे स्वीट पोटैटो हमें मिलता है या स्वीट कॉर्न मिलते हैं या पीस मिलती हैं, इनको हम प्रेफर करें। अच्छा, जैसे रॉ बनाना है, कच्चा बनाना है, आप ये उसको काट के सब्जी बनाई तो उसमें छिलका भी आया और आपका जो स्टार्ची पार्ट है वो भी आ गया, तो फाइबर भी आपको मिल गया और स्टार्च भी मिल गया। तो ऐसी चीजों को प्रेफर करें जिसमें कैलोरीज कम है लेकिन हमारे पास फाइबर या बल्क ज्यादा है। देखिए बहुत पुराना कंसेप्ट है ये जो हमारी बैलेंस डाइट का, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बताया नहीं आपको, अब मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ओल्ड कंसेप्ट है एंड इट इज लॉन्ग लास्टिंग, कि हमें जो बैलेंस डाइट देनी चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट 4 पार्ट, 2 पार्ट जो है प्रोटीन और 1 पार्ट फैट, और जिसमें मिनरल, विटामिन और प्रोटीन जो है मिनरल, विटामिन और वाटर, ये एक डाइट का पार्ट है जो हमारे डाइट के कंसेप्ट हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, मिनरल्स, विटामिन और वाटर, ये सारे कंटेंट हमारे जो है खाने के हैं, डाइट के कंटेंट हैं। तो इनमें 4 पार्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए जो ओबेस नहीं है, जो हेल्दी हैं, जो हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, वो 4 पार्ट कार्बोहाइड्रेट लें, 2 पार्ट प्रोटीन लें और 1 पार्ट फैट लें। और इसमें ध्यान रखें कि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू उनके दिमाग में जरूर होनी चाहिए। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, रिसेंट अभी स्टडीज आई हैं जिनमें कि ये दिखाया गया है कि जो पेशेंट ओबेस हैं और उनके ब्लड की जब केमिस्ट्री जब देखी गई है तो उनमें मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स जो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो कम मात्रा में मिले, और विटामिन B12 भी कम मात्रा में मिला और विटामिन डी भी कम मात्रा में मिला। जो विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में मिलती है तो शायद वो जो पर्सन है वो शायद ओबेस नहीं होता। लेकिन स्टडी बताती है कि जो पेशेंट, जो ओबेस पेशेंट हैं, उनकी एनालिसिस की जाती है तो उनमें मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन की कमी मिलती है, और एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन की कमी होना उनकी ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं 100% तो नहीं कहता कि ये चीजें शायद ओबेसिटी के लिए कंफर्मली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हाँ निश्चित तौर से ये स्टडी जरूर बताती है कि ओबेस पेशेंट के अंदर ये सारी चीजें कम मिली थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कोई भी इंसान सुबह सूरज निकलने के साथ नहीं उठता है। मॉर्निंग की जो धूप होती है वो हमारी धूप होती है कि हमारे को विटामिन डी प्रोवाइड करे, हमारी बॉडी पे पड़े तो हमारी बॉडी उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? हम लेट जगने वाले हैं, लेट सोने वाले हैं, इसीलिए आज मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट विटामिन डी डेफिसिट है। तो ध्यान रखिए, तो ओबेस पेशेंट है तो ये जरूर है कि वो लेथार्जिक होगा और निश्चित तौर से सुबह नहीं उठता होगा, तो आप उसको विटामिन डी चेक जरूर कराएं और विटामिन डी अलग से सप्लीमेंट भी करें। विटामिन डी का सप्लीमेंट जो है ध्यान रखें, छोटे बच्चों में 1000 से 2000 आयु है, बड़े लोगों में 60K पर वीकली आप दे सकते हैं, लेकिन एक बार मेजर जरूर करा लीजिए विटामिन डी, तो उसके बाद सप्लीमेंट करिए और कोशिश करिए कि उसको न्यूट्रिशियस डाइट के लिए एनहांस करें, उसको प्रमोट करें कि वो हेल्दी डाइट लें। ये जो पिरामिड आप सामने देख रहे हैं ये हेल्दी डाइट का पिरामिड है, जिसमें कि नीचे सबसे ज्यादा दिखाई ग्रेन्स, लेकिन ग्रेन्स में भी मल्टी ग्रेन्स होनी चाहिए, सिंगल कोई ग्रेन ऐसा नहीं होगा एक अकेला ही खा लिया आपने, वो उतना बेनिफिट नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर आते हैं फैट्स, और तीसरे नंबर पर आते हैं फिश, मीट, एग, इस ढंग की चीजें जो हाई कैलोरीफिक होती है, लेकिन ये कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए। और WHO की एडवाइस है कि वीक में 1 बार से अधिक मीट नहीं लेना चाहिए, ये WHO की गाइडलाइन है।
मिल्क हमें रेगुलरली रखना चाहिए, पनीर, मिल्क या इस तरह की चीजें हम लेना चाहिए रेगुलर, और सबसे कम क्वांटिटी में, जैसा मैंने पहले ही बताया कि फैट, ऑयल एंड घी, सॉल्ट एंड शुगर, ये सब चीजें कम मात्रा में होनी चाहिए। सबसे ज्यादा वेट बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है आपकी ये। तो ये पूरा हेल्दी पैरामिड है जो नॉर्मल आदमी के लिए है, ये ओबेस के लिए नहीं है। ओबेस के लिए जो फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, डाइट का पार्ट जो पहले बताया था, वो ओबेसिटी के लिए था। ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए है जो सभी को फॉलो करना चाहिए। देखिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हमारी फिजिकल एक्टिविटी, यानी जो कैलोरीज हमने अपने अंदर डाली हैं उनको हम खर्च करें। तो ये नॉर्मल एडवाइस है कि 60 मिनट विगरस एक्सरसाइज करें, हम फिजिकल एक्टिविटी करें, जो एटलीस्ट 3 या 4 दिन हफ्ते में होनी चाहिए, जरूरी। और यदि आप हैवी एक्सरसाइज या सक्षम नहीं है जिसमें आप विगरस एक्सरसाइज कर पाए, तो एटलीस्ट मॉडरेट एक्सरसाइज जो करें, वो खासतौर से एरोबिक्स वगैरह करें, तो 60 मिनट्स करना चाहिए और डेली करनी चाहिए पूरे हफ्ते, मतलब रूटीन बना के आपको, तब आपको हेल्प मिलेगी आपके वेट कम करने में। तो ध्यान रखिएगा, या दोनों ऑप्शन है आपके साथ कि आप या तो 60 मिनट्स विगरस एक्सरसाइज 3 or 4 days, या रेगुलर एक्सरसाइज एरोबिक्स एक्सरसाइजेस फॉर 7 days, मतलब पूरा हफ्ता। और खासतौर से ध्यान देने वाली बात है, एक्सरसाइज पर एज कंफर्ट, जैसे आपको आराम लगे उस ढंग से आप एक्सरसाइज करिए, और एनवायरनमेंट ऐसा हो जो आपके लिए फेवरेबल हो। आप ऐसा नहीं है एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको, लेकिन बहुत गर्म मौसम है और आप एक्सरसाइज किए जा रहे हैं और आपने पानी भी नहीं लिया है, आप धूप में हैं एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, या बहुत सफोकेटिव रूम है उसमें एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, जिस एनवायरनमेंट में आप एक्सरसाइज करें वो एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत सुटेबल होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। यदि आप एक्सरसाइज नए हैं करने के लिए या एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो बहुत स्लोली स्टार्ट करिए। आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप शुरू में एक्सरसाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे 2 4 मिनट या 5 मिनट बढ़ा के आप 60 मिनट तक ले जाएं। ऐसा कभी मत करिए कि एक बार पहले दिन ही आप एक्सरसाइज करें और 40-50 मिनट कर लें और उसके बाद दूसरे दिन आप उठ ही ना पाए। तो ये कम से कम मत करिए, ज्यादातर लोग गलती करते हैं। आज तो मैंने बहुत कर लिया, लेकिन वो चीज अच्छी नहीं है। एक्सरसाइज को ग्रेजुअली बढ़ाएं एंड वियर कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड शूज। ये ध्यान रखिए, यदि आपके शूज टाइट हैं या आपके क्लोथ्स टाइट हैं या बहुत लूज हैं, तो आप निश्चित तौर से एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाए। तो ध्यान रखिए, अपने कपड़े और अपने जूते आपके लिए कंफर्टेबल होने चाहिए। हाइड्रेट योरसेल्फ एडिक्वेटली बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से पहले, करते समय या बाद में, एज पर रिक्वायरमेंट, यदि आपका गला सूख रहा है तो आप निश्चित तौर से पानी थोड़ा सा ले सकते हैं, और बहुत हैवी ड्रिंक नहीं करना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी आप बीच बीच में ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में इजी लगे और एक थोड़ा सा ब्रेक भी मिले। ब्रिस्क वॉकिंग इज ए प्रेफरेबल इनिशियल मोड ऑफ एक्सरसाइज एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल ट्रेनिंग और इक्विपमेंट। यदि आपके साथ कोई ट्रेनर नहीं है या आप उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते एक्सरसाइज बारे में, तो सबसे बढ़िया है कि आप ब्रिस्क तेजी से चलें। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है आपके लिए, और आप उसके बाद धीरे धीरे अपने अदर एक्सरसाइज पे जाएं अंडर द ट्रेन्ड पर्सन, चाहे वो कोई योगा टीचर हो, चाहे फिजियोथेरापिस्ट हो, जिसके अंडर आप सीखें। कभी भी योग की एक्सरसाइज आप अपने आप ऐसे ही ना करें, अदरवाइज आपसे गलती हो सकती है और वो आपको फायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। Weigh yourself weekly and take your measurement regularly to track changes. यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप फिर वेट लेते हैं और आपका वेट कम होता है, तो आपको इसे एक एनकरेजमेंट मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा और आप उस एक्सरसाइज को करने में और ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। तो ये जरूरी है आप अपने घर में वेइंग मशीन रखें और आप कम से कम हफ्ते में 2-1 बार आप अपना वेट लेते रहें, जिससे आपको उससे एनकरेजमेंट मिले, उससे हेल्प मिले। और आपको, और यदि कुछ वेट कम नहीं हुआ या बढ़ रहा है, तो आप उस हिसाब से अपने मेजर्स ले सकते हैं, जिससे कि आप प्रॉपर प्लान कर पाए। और अपने किसी भी डॉक्टर या किसी भी जो है योगा टीचर से जरूर परामर्श करें, सारी एक्सरसाइजेस अपने हिसाब से ना करें, क्योंकि डिजीज के हिसाब से आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है या करनी है, या आपका योगा टीचर या फिजियोथेरापिस्ट आपको ज्यादा अच्छे से सब बता पाएगा। देखिए, यहाँ जितने भी होम्योपैथ हैं वो सभी मरीज ठीक करते हैं, सभी इलाज करते हैं, लेकिन बेसिक रूल जो होम्योपैथी का है
वो है स्ट्रिक्ट इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि मेडिसिन का जो सिलेक्शन हो वो इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड हो, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम पे बेस्ड हो, यानी सिमिलरिटी पे बेस्ड हो, सिमिलियम पे बेस्ड हो। लेकिन जो है हर बार ऐसा नहीं होता। आपके पास कभी केस लेने टाइम है, कभी आप मरीज आपको इतना टाइम नहीं दे पाता, कभी आपसे मरीज बहुत सी बातें छिपा देता है, या कभी आपको बात पूछने का मूड नहीं होता। तो आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिविजुअलाइजेशन कर पाए। तो आइडियल कंडीशन है कि आप किसी भी पेशेंट का, चाहे ओबेसिटी ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे आप किसी बीमारी कर रहे हो, तो आप इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपर करें। दिस इज द बेस्ट एंड ओनली वे। मैं बार बार कहूंगा कि मेरी थेराप्यूटिक बताने पे लोग ये ना समझ लें कि मैं खाली थेराप्यूटिक बता रहा हूँ, थेराप्यूटिक मेडिसिन आप देके अपनी ओबेसिटी ठीक कर लेंगे। हाँ, ये मेडिसिन मे हेल्प। देखिए, मैं जो है यूजली जो प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे यहाँ जूनियर्स होते हैं, तो मेरे यहाँ केस टेकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। और एक मरीज में आधा घंटे या पौन घंटे केस टेकिंग का लगता है, तो मेरा जूनियर केस ले लेता है और अल्टीमेटली 1 या 2 मिनट में मैं उसे सारी चीजें जो भी सेलेक्ट करनी होती है या उसमें जो ऐड करनी होती है, वो मरीज से जो है क्वेरी करने के बाद मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे लिए ईजी है। लेकिन यदि आपकी क्लिनिक में आप अकेले हैं, तो शायद हर समय आप पूरी हिस्ट्री नहीं ले सकते, या आपके पास टाइम जिस दिन हो आप उस दिन ले पाएंगे, ये ऐसा आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो मैं मेडिसिन यहाँ बता रहा हूँ थेरापेटिकली, ये आप सच थेरापेटिकली यूज करने की कोशिश ना करें जब तक कि आपके पास टाइम हो। टाइम है तो आप पहले कोशिश करें कि सिम्पलियम निकालें, और टाइम नहीं है या कोई आपको कंडीशन ऐसी जिसमें आपको देनी पड़े, देन यू मे यूज थेरापेटिक। तो यहाँ पे एक फाइटोला का वेरी टैबलेट्स है 1x में, जितने भी होम्योपैथ हैं सभी जानते हैं फाइटोला का में बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे नहीं मिलते हैं। हाँ, कुछ केसेस में कुछ फायदा मिलता है, लेकिन आप इसको जो है एज ए पेटेंट लोग यूज करते हैं, और हर कंपनी होम्योपैथी की फाइटोला का वेरी टैबलेट बना रही है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो केसेस आते हैं जो कॉर्टिजोन यूज करके आते हैं, किसी भी और डिजीज के लिए वो स्टेरॉइड ले रहे थे, चाहे जैसे अस्थमा हो, बहुत सी स्किन डिजीज में भी लेते हैं, और वो फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, फैट बढ़ जाता है, और वो ओबेज हो जाते हैं। तो वहाँ कॉर्टिजोन इज वेरी हेल्पफुल इफ द हिस्ट्री ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किसी तरह के भी। और दूसरा इसका, यदि कॉर्टिजोन खाली ना लेके, जैसे वाइसलोन किसी ने यूज किया है, जैसे जैसे उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूज करते हैं बच्चों को हम जो है यूजली एलोपैथी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बाइसोलोन यूज करते हैं। और यदि ओबेसिटी होती है तो बाइसोलन पोटेंटाइज आती है हमारे यहाँ, बाइसोलन आप यूज कर सकते हैं। तो जिस स्टेरॉइड से आपकी ओबेसिटी हुई है, उसका पोटेंटाइज फॉर्म या तो खुद आप बना लें या मार्केट से आप ले लें, तब भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड, वेरी इफेक्टिव एंड शॉर्टकट। उसी आर्सेनिक एल्बम, मैं यहाँ आपको केस दिखाऊंगा आर्सेनिक एल्बम का, वो डिटेल बता दूंगा। लेकिन आर्सेनिक एल्बम खासतौर से जो हार्मोन्स हैं, जैसे लेडीज हार्मोन्स इस्तेमाल करती हैं, और जो उसमें प्रेगनेंसी में जो है यूज होते हैं, या हमारे कंट्रासेप्टिव पिल्स में यूज होते हैं, तो हम उस कंडीशन में हम आर्सेनिक यूज कर सकते हैं और ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। थायरोइडिनम मेडिसिन है, बहुत बहुत कॉमन मेडिसिन है ये आजकल जो यूज होती है थायरोइडिनम। और हाँ, थायरोइडिनम में जो मेन जो रीजन है ओबेसिटी का, रिपीटेड हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी एंड अबॉर्शंस। थायराइड है हाइपोथायराइडिज्म, तो देन यू मे यूज थायरोइडिनम। लेकिन ये प्रीमेच्योर डिलीवरीज हुई उसकी कई और एबॉर्शन की हिस्ट्री है, तो ये स्पेसिफिक इंडिकेशन है थायरोइडिनम के लिए। और कभी वो पेशेंट जो अपनी किसी भी लाइफ के पार्ट में, चाहे वो चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में, या क्लाइमेटिक पीरियड में इमोशनल स्ट्रेस में रहा है, ध्यान देने की बात है, इमोशनल स्ट्रेस, कोई भी इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, ये तो वो पेशेंट रहा है और फिर ओबेस हुआ है, तो देन द मेडिसिन इज थायरोइडिनम। देखिए यहाँ और म्यूर मेडिसिन है, सभी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बॉडी फैट है और लेग्स आर थिन, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है, और ये मरीज बिल्कुल सामने से आपको दिखाई दे जाएगा। इफ द पेशेंट इज हॉट, और अमोनियम के बाकी और सिम्टम भी मिलते हैं, और आपको कंस्टिट्यूशन मिलता है कि बॉडी अपर पार्ट इज ओबेस एंड लेग्स आर कंपैरेटिवली थिन,
तो आप अमोनियम यूज हो सकते हैं। ऐसी सल्फर है क्रॉनिक अल्कोहलिक और डर्टी पेशेंट्स और ओबेस भी हैं, क्योंकि उनकी खाने की ईटिंग हैबिट्स और अल्कोहल की वजह से जो ओबेसिटी हुई है उसमें सल्फर इज ए मार्वलस ड्रग। मैंने यूज किया है इसको। कालीब्रोम, देखिए मैं क्लार्क का फैन हूं। क्लार्क क्लिनिकल रिपर्टरी जो है बहुत ही काम की है, और मैं समझता हूं उसमें यदि कोई सिंगल मेडिसिन दिखी है तो आप आंख बंद करके उस पर रिलाई कर सकते हो। अकेला ऑथर है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, ही इज द ओनली ऑथर जिसको कि आप सिर्फ ये तो उसने ये कहा कि इस ग्रुप में ये मेडिसिन आती है तो निश्चित तौर से वो आएगी। उसका टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट वाला चैप्टर खोलिए, उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं आप उनके कभी आप उनको देखें, उसमें चाइल्ड लिखे हैं, वुमेन लिखी हैं, या ओल्ड एज लिखी है, तो उसमें मेडिसिन लिखी हुई हैं। तो कालीब्रोम इज द मेडिसिन पीपल इंक्लाइंड टू ग्रो फैट, यानी ग्रो ओबेस, ये क्लार्क ने बताया है। तो ऐसे पर्सन जो फैट गेन की टेंडेंसी है, बोले साहब मैं तो जरा सा खाता हूं तब भी वेट बढ़ जाता है, सेंटेंस मरीज का यही होगा। और आप क्वेरी करेंगे तो आपको पता लगेगा वाकई ज्यादा नहीं खाता है, लेकिन फिर भी इसकी टेंडेंसी है वेट गेन करने की। तो क्लार्क ने सजेस्ट किया है कालीब्रोम। या मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कालीब्रोम तब और अच्छी इंडिकेटेड है जब उसको बिजनेस लॉस हुआ हो। जब आदमी को टेंशन होता है, ऐसी बहुत सी पर्सनैलिटीज होती हैं जिनमें यदि बिजनेस लॉस होगा या एंजाइटी होगी किसी तरह की भी, तो उनकी एसिडिटी बढ़ेगी और वो जरूरत से ज्यादा खाएंगे, नॉर्मल से ज्यादा खाते हैं। बहुत से लोग एंजाइटी में खाना छोड़ देते हैं, लेकिन काफी मेजोरिटी ऐसी है जो एंजाइटी में एसिडिटी बढ़ने की वजह से ओवर ईटिंग करते हैं। कालीब्रोम इज द मेडिसिन फॉर सच टाइप ऑफ पर्संस जो एंजाइटी में खाते हैं या बिजनेस लॉस से सफर कर रहे हैं। ऐसी सैनिकुला मेडिसिन है पॉट बेलीड चिल्ड्रन, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो और पॉट बेलीड हो तो क्लार्क ने अकेली दवा बताई है सैनिकुला। फ्यूकस एक मदर टीचर भी यूज होती है, जो मैंने काफी यूज किया और बाकी अच्छे रिजल्ट हैं इसके, आप कभी करके देखिए। फ्यूकस जो खासतौर से उन पेशेंट में जो हाइपोथायरॉयडिज्म में है, जैसे कहीं भी थायरोडोम ले रहे हैं लेकिन आप कह रहे साहब वेट फिर भी कम नहीं हो रहा, तो उस मेडिसिन को आप धीरे धीरे विड्रॉ करिए जैसे जैसे नॉर्मल आता जाए थायराइड, लेकिन आप जो है उसे फ्यूकस दीजिए साथ साथ, तो उसका वेट भी आराम से रिड्यूस होगा और बहुत जल्दी। लेकिन इंडिकेशन एक ही है कि इन द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसी ट्यूबरकुलिन में है फेल्ट पॉजिटिवली अर्ली, जब मरीज जो है ओबेसिटी में इतना ज्यादा मोटा हो जाता है कि उसको अपनी अपीयरेंस ही, अपनी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती और अपने को वो अच्छा महसूस नहीं करता, और मतलब अपने से चिढ़ करता है, अपनी शक्ल भी शीशा देखने पसंद नहीं करता। एग्जैक्टली एक बुक में ये लिखा हुआ है कि वो मरीज अपना चेहरा शीशे में देखना पसंद नहीं करता, मतलब अपने को भद्दा समझता है, और वो इस कंडीशन पे जाता है कि वो मेनिया की कंडीशन आ जाती है और कोई काम नहीं करता, लेबर नहीं करता, और अल्टीमेटली वो जो अकेला साइलेंटली पड़ा रहता है और सुबकता रहता है। ये ट्यूबरकुलिन की ट्रू पिक्चर है। जब डिप्रेशन में होता है वो अपनी ओबेसिटी की वजह से, अपने चेहरे की वजह से, अपनी ओबेसिटी की वजह से, और वो अकेले कमरे में चला जाता है और सिर्फ वहां रोता है और सुबकता है और कोई मेंटल लेबर नहीं करता, फिजिकल लेबर नहीं करता। तो ऐसे केस में ट्यूबरकुलिन इज द मेडिसिन, और यदि फैमिली हिस्ट्री हो तो इट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। आप सभी लोग सीपिया को भी जानते होंगे, पॉट बेलिड मदर, जैसे पॉट बेलिड मैंने बच्चा बताया था, ऐसे पॉट बेलिड मदर है सीपिया, जिसके येलो सेटल अक्रॉस द नोज, फेंट एंड लीस्ट मोशन, जब भी जो हल्का सा मूवमेंट करती है तो बेहोश हो जाती है, गिर जाती है, और येलो सेटल इसकी खास पिक्युलरिटी है। और एक पिक्युलरिटी और होती है सीपिया की, इरेगुलर मेंसेस और इंडिफरेंट टू द लव्ड वन। तो ये सीपिया हम यूज कर सकते हैं, इट इज नाइस थिंग, और क्लार्क ने बताया ये। और हम मेट टायर्ड ऑफ लाइफ, आप जानते हैं सिम्प्लिटिक ड्रग है, constant dwelling on suicides and profound melancholy, sanguine temperament and rowdy people, black hair and eyes, चेहरा लाल और सुर्ख होगा और बाल काले होंगे और आईज भी काली होंगी, लेकिन डिप्रेशन के साथ में, सुसाइडल टेंडेंसी के साथ में होगी तो ऑरोमेट मेडिसिन होगी। हमारी सिकेलिक और है, सिकेलिक और में लेग्स मसल्स हैं, एवरीथिंग seems to loose and open,
और सबसे बड़ी पहचान है इसकी सिकेली कौर की, जो मैं आपको बता दूं, ध्यान देने की बात है, कृपया ध्यान दें। सिकेली कौर के पेशेंट में वेसल्स जरूर एंड्रोस लगेंगी, उभरी हुई लगेंगी, खासतौर से एब्डोमिनल। जब ओबेसिटी होगी तो एब्डोमिनल वेसल जो है, जो मसल एब्डोमिनल फैट में जो वेसल्स होंगी वो ऊपर उभरी हुई दिखाई देंगी। ये सिकेली कौर की पहचान है अकेली। ऐसी ग्रेफाइटिस है फैट, चिली, कॉस्टिव एंड स्कैंटिमेंसिस, और खासतौर से क्लाइमेट्रिक पे। क्लाइमेट्रिक पीरियड में जो ओबेसिटी आती है लेडीज में, खासतौर से दो मेडिसिन है, एक ग्रेफाइटिस है और एक कैलकिरिया आर्स है। सॉरी। कालीकार मोस्टली जो है ओबेस पेशेंट में काम आती है, काली ग्रुप में, काली बाई है, कालीकार है। कालीकार में फ्लैशी aged people with dropsical and paralytic conditions, constipated, bag-like swelling on upper lid, जैसे एपिस की है लोअर लिड पे, इसी कालीकार की अपर लिड पे जो स्वेलिंग है, ये ओबेसिटी में भी आपको दिखाई देगी, और खासतौर से दिखाई देगी आपको ड्रंकार्ड में, साइन ऑफ डिबॉचरी। आप ओल्ड एज में देखेंगे जो पुराने ड्रंकार्ड हैं उनकी आंखों के नीचे जो स्वेलिंग मिलेगी, और वो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, बाकी से मतलब नहीं रखते। अपने घर और अपने आप से ताल्लुक होता है। वो कहीं बहुत ज्यादा लोगों से मिक्सअप भी नहीं होते, बाहर जाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपने घर और अपने लिए काफी ड्यूटी बाउंड होते हैं। ये कैलकिरिया कार है। तो आप ऐसे लोगों में कैलकिरिया यूज कर सकते हैं, काली कार यूज कर सकते हैं। बर्डा कार, ओल्ड पीपल स्पेशली व्हेन फैट, दोज हु सफर फ्रॉम गाउटी कंप्लेंट्स। बरेडा कार में खास इंडिकेशन है कि जो फैटी पीपल हैं वो साथ में गाउटी हैं। यदि वो गाउटी है तब उस कंडीशन में हम ओबेसिटी में बेरेटा कार्ब यूज कर सकते हैं, उनकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए। कैलकिरिया आर्स मैंने बताया ना, जैसे ग्रेफाइटिस है उसी ढंग से कैलकिरिया आर्स है। इन वुमेन अप्रोचिंग टू द क्लाइमेक्स, क्लाइमेटिक पीरियड में दो ही ड्रग हैं, कैलकिरिया आर्स और ग्रेफाइटिस, और ये इनके खासतौर से कैलकिरिया कार्ब को मैंने कई मरीजों में देखा है, एंड इट हैज गॉट मार्वलस रिजल्ट। एक मेडिसिन है ओपियम, पर्सन्स विद लाइट हेयर एंड लेग्स मसल्स। ओपीएम में कॉन्स्टिपेशन जरूर मिलेगा, कब्ज होता है और वेट बढ़ता है उसका, लेकिन मसल्स तुलतुली होती हैं, इसलिए फैट डिपोजिशन और इजीली हो जाता है और वो फैटी होता चला जाता है। इसमें इंपैक्टेड स्टूल मिलते हैं विद नो डिजायर, इंपैक्टेड स्टूल विद नो डिजायर एंड लेग्स मसल्स। तो ओपीएम आप यूज कर सकते हैं। मेडिसिन है एंटिन फ्रूट, चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट, लॉन्गिंग फॉर एसिड एंड पिकल्स। जो हर तरह से जो है एंटीफ्रूट में आती है, एसिड और पिकल्स के लिए जो स्पेशल क्रेविंग होती है, उसके साथ यदि कोई ओबेस पेशेंट है, देन वी थिंक ऑफ एंटीफ्रूट। कैप्सिकम आप जानते हैं, कैप्सिकम आपने देखा होगा, उसकी शक्ल ही कैप्सिकम की ओबेस है, फूला फूला है। तो ये ओबेसिटी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि वो होम सिक है साथ में तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कैप्सिकम होम सिक है। लाइट हेयर, ब्लू आईज, डर्टी, डिसइंक्लाइन टू वर्क, क्लमसी। आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं जो काम करना पसंद नहीं करते, फिजिकल या मेंटल लेबर नहीं करते, वो जल्दी ओबेस होते हैं। तो कैप्सिकम उन लोगों के लिए है जो किसी भी काम को करने के लिए इच्छुक नहीं रहते और क्लमसी हैं, उनका मूवमेंट भी प्रॉपर नहीं है। ऐसे लोगों में हम कैप्सिकम यूज कर सकते हैं। इट आल्सो मार्वलस ड्रग। फेरमेट, सीडोप्लाथोरा। फेरमेट में यूजली एनीमिया होता है, सीडोप्लाथोरा होता है, मतलब एनीमिक होने की वजह से उसको फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा होता है और वुमेन जो है यूजली ओबेस हो जाती है, थुलथुली हो जाती है, लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसके बावजूद भी फेस पे रेडनेस होती है। तो ये जो है इंडिकेशन है हमारा खातों से फेरमेट का। मसल्स आर फ्लैबी एंड रिलैक्स्ड और टेम्परामेंट सैंग्विन है, तो फेरमेट भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये ड्रग वो है जो कॉमनली सभी लोग जानते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली एक एक दो पॉइंट हैं जो इनमें ध्यान देने के हैं, उनको ध्यान दिया जाए तो शायद मैं सकता हूँ उसको प्रिस्क्रिप्शन में शायद गलती ना हो। कैलकिरिया का मैंने सबसे बाद में ली है क्योंकि इट इज वेल नोन मेडिसिन। फैट फेयर फ्लैबी है तो हर आदमी कैलकिरिया सोचता है, लेकिन इसकी खास एक पहचान है जो मैं बताऊंगा आपको। स्वेलिंग ओवर पिट ऑफ द स्टमक, स्टमक एपिगैस्ट्रिक रीजन में इन्वर्टेड सॉसर लाइक फीलिंग होगी, जो प्लेट उल्टी रख दी गई हो एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ऐसा फील होता है।
उभार लगता है वहां पे। ये इसकी कैलकेरिया के ओबेसिटी में सबसे बड़ी पहचान है, और वो टेंडर होगी, पेनफुल टू टच होगी। ये कैलकेरिया का मेन इंडिकेशन है। फैट फेब भी आपने बॉडी देख ली, लेकिन जब उसका आप शर्ट हटाएंगे या कपड़े हटाएंगे तो आप गौर करेंगे कि एपिगैस्ट्रिक में इन्वर्टर सॉसर लाइक फीलिंग होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान देने योग्य है। सेनेगा है चबी एंड फैट चिल्ड्रन, मतलब बच्चा जो है गोलू गोलू सा है। जॉनसन बेबी जो पहले दिखाते थे ना, जो आजकल बंद हो गया है, जॉनसन बेबी बॉबी बेबी है जो, वो सेनेगा है। मतलब चिल्ड्रन इज फैट एंड चबी। और सैकरम ऑफिशियलिस ड्रग है जो क्लार्क में दी हुई है, फैट एंड ब्लोटेड, यानी पेट तो उसका ब्लोटेड है और चाइल्ड फैट है, तो मेडिसिन इज सैकरम ऑफिशियल। बेरेटाकार में डॉर्फिस है, मेंटल फिजिकल। सल्फर बिग बैलेड चिल्ड्रन। देखिए मैं एक बहुत अच्छा केस आपको सुनाऊंगा अभी, जो 1984 की बात बता रहा हूं मैं, जिस साल इंदिरा गांधी मरी थी। मैं एक्चुअली उस समय मैं स्टूडेंट था सेकंड ईयर का, और मैं शायद मेडिसिन के बारे में बहुत ज्यादा जानता भी नहीं था, लेकिन हाँ सल्फर पढ़ी थी, एगोनाइट पढ़ी थी, और मैं क्लिनिक करता था उस समय। मैंने आई स्टार्टेड माय क्लिनिक एट फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन आफ्टर फर्स्ट प्रो का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था, मैंने क्लिनिक शुरू कर दिया था। ये मेरी खास बात रही है। तो मैंने एक बच्चा मेरे क्लिनिक के सामने बैठ जाता था, और वो इतना वीक था कि वो चल भी नहीं पाता था, उठ भी नहीं पाता। तो उसकी माँ मेड थी, अंदर घर में काम करती थी, तो वो मेरी क्लिनिक के बाहर बैठा जाती थी उसको। तो जब बच्चा वो बैठता था तो अपने ऊपर आई हुई मक्खियों को भी नहीं हटा पाता था, वो इतना वीक, गंदा भी था, लेकिन जो मक्खियां उसके ऊपर आती थी उन मक्खियों को भी नहीं मार पाता था। और उसका पेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा था, वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं जानते थे ना, हमारा ध्यान उस समय वैली पे गया। हमारा ध्यान ये गया कि बच्चा गंदा है और ये बहुत वीक है, और शायद उससे कीड़े वीड़े होंगे, तो मैंने कहा इसे सल्फर दे देते हैं बस। तो ये सरप्राइज, मैंने सिंगल डोज 30 में सल्फर दी, और उसके बाद उस बच्चे के जो है कीड़े निकलना शुरू हुए। और उसकी मदर आगे डेली बताती थी हमको पूरे 7 दिन तक कि आज 10 निकले, आज 20 निकले, आज 25 निकले, आज 5 निकले, और अल्टीमेटली 150-200 कीड़े उसके पूरे 1 हफ्ते में निकले। मतलब मुझे सरप्राइज है ये, मतलब उसकी मदर ने बताया कि इतने कीड़े निकले। और जब वो 1 महीने बाद उस बच्चे को लेके आई तो उसका पेट गायब था, और बच्चा बिल्कुल हेल्दी था और स्मार्ट था, और वो आराम से अपने आप चल फिर रहा था, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको फिजिकली, और ऐसा नहीं लग रहा था कि बीमार है। और सिर्फ ये चेंज मैंने 1 महीने में देखा सेकेंड डोज ऑफ सल्फर से। और बाद में समझ में आया जब घर आके देखा हमने कि बिग वैलिड चिल्ड्रन था वो, हमने आप उसकी गंदगी के ऊपर दे दिया था, उसकी डलनेस के ऊपर दे दिया था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सल्फर एक एंटीसोरिक ड्रग है जो हमारे कीड़े भी निकाल सकती है, लेकिन बिग वैलिड चिल्ड्रन के लिए वो उसकी ओबेसिटी भी खत्म कर सकती है। एक मेडिसिन हमारे यहाँ बहुत मेडिकल फर्स्ट मेडिसिन है, एविस कैनेडेंसिस, टेंडेंसी टू ईट बियॉन्ड कैपेसिटी। हमारे बच्चों की आजकल ये बहुत बच्चों में टेंडेंसी होती है, उन्हें कितना ही दे दो उनका पेट नहीं भरता। तो या हो सकता है उसको डिवर्मिंग कर दीजिए कि भाई कीड़े तो नहीं है, कम से कम खा ले, लेकिन फिर भी ये वो करता है। तो यू मे थिंक ऑफ एबिस कैनेडेंसिस, मरकरी एंड सिना। एबिस कैनेडेंसिस, मरकरी एंड सिना, ये 3 ऐसी ड्रग हैं, और ड्रग भी हैं कैनाइन हंगर के लिए, बहुत से ड्रग हैं, लाइकोपोडियम है, नाइट्रोम्यूर है, सल्फर है। लेकिन ये 3 ड्रग जो मैं आपको बता रहा हूँ, एविस कैनेडेंसिस, मरकरी और सिना, या कभी यूज करके देखिए। यदि बढ़ी हुई बच्चे की एपेटाइट है, ये आराम से कम कर देती है, और विद इन ए वीक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बच्चे की भूख कम हो जाएगी। तो कालीबाई भी जो है इसमें चबी चिल्ड्रन के लिए क्लार्क ने बताया है, और ये वही है कि टेंडेंसी टू गेन वेट, ये काली ग्रुप की टेंडेंसी है जो इसमें भी आपको मिलेगी। बाकी काली ग्रुप के जो भी सिम्टम है वो सारे इसमें मिलेंगे, और स्पेसिफिकली कालीबाई के लिए सिम्टम है स्ट्रिंग डिस्चार्जेस वगैरह इस ढंग से, वो भी आपको मिल सकती है। लेकिन क्लार्क ने ये कहा है कि चबी चिल्ड्रन, तो आप निश्चित तौर से कालीबाई आप सोच सकते हैं, और ये जो सेनेगा भी सोच सकते हैं। तो ये 2 मेडिसिन ऐसी है जो चबी चिल्ड्रन में आप सोच सकते हैं। और आजकल जितने भी बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा गोलू गोलू सा हो, चबी हो। लेकिन भैया मानिए मेरी बात कि वो चबी होना कोई एक हेल्दी साइन नहीं है, इट इज साइन ऑफ ओबेसिटी। तो आप ओबेसिटी की तरफ किसी बच्चे को प्रमोट ना करें, बीइंग ए डॉटर एंड बीइंग ए पेरेंट। देखिए यहाँ मैं केस दिखा रहा हूँ आपको सॉरी, ये केस है ओबेसिटी का, एकमात्र केस दिखाऊंगा, और ये इंडिकेट करने के लिए कि
मैंने ये केस रिपोर्टराइज करवाया इस जूनियर से, तो उसने बना के जब पूरी हिस्ट्री दी मुझे, तो ये लेडी है मेरे पास, 25 ईयर्स ओल्ड लेडी है, और मेरे पास ये आई थी 8 जुलाई को 2019 में कि मेरे मेंसेस लेट होते हैं। तो इसकी मेंसेस लेट होने का जो आगे आगे नीचे फिगर दिया हुआ है, वो पीरियड पहला हुआ मार्च में, 2 मार्च, 2 मई और 2 जुलाई। होता बिल्कुल टाइम से है, लेकिन विद ए गैप ऑफ 1 मंथ, मतलब अल्टरनेट मंथ पीरियड हो रहा है। और इसने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पीसीओडी निकला। तो ये सारी इसने हिस्ट्री दी, और इसका वेट था पहले दिन 74 केजी, ध्यान दीजिए 74 केजी वेट, विद हाइट 1.54 मीटर। तो इसका बीएमआई निकला था 31.22, यानी ओबेसिटी थी। ध्यान दीजिए बीएमआई थी इसको 31.22, आइडियल वेट शुड बी 54 to 57, मतलब कायदे से इसका वेट होना चाहिए था 57 मैक्सिमम, और इसका वेट था 74। जब इससे पूछा गया तो इसमें हिस्ट्री निकली कि इसको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है 1 महीने पहले से, और ये थायरोडॉम ले रही है 25 mcg। मैं समझता हूँ बहुत कम है, वो जस्ट स्टार्ट किया उन्होंने। और रिपीटेड हिस्ट्री है इसकी अबॉर्शन की, और अबॉर्शन की जो हिस्ट्री है उसको, अबॉर्शन को रोकने के लिए इसने पिल्स भी लिए हैं, और उसके बाद से मेंसेस इरेगुलरिटीज होने लगी। ये इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो नोट किया है। शी टुक अबॉर्टिफिकेट पिल्स रिपीटेडली फॉर द लास्ट 3-4 months। ये मुस्लिम लेडी थी, और इसने 3-4 बार जो है अबॉर्शन के लिए पिल्स लिए हैं, और उसके बाद ये वेट भी गेन हुआ, थायराइड भी हुआ, और इसकी जो है मेंसेस भी डिले हो गए। तो यहाँ ये सारी चीजें देखी गई हैं। टीएसएच भी इसमें जो 7 है, जो कि नॉर्मली होना चाहिए 0.4 से लेकर 4 तक। पीसीओडी और थायराइड दोनों चीजें हैं, लेकिन खास तौर से इसमें नोट करने वाली बात है कि इसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और वेट गेन जो हुआ है वो हुआ है एबॉर्शन के लिए जो पिल्स लेने के लिए। फैमिली हिस्ट्री में है हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड ट्यूबरकुलोसिस। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, 5 बार ग्रेविडा है, 2 पैरेडी है, 3 एबॉर्शन हुए हैं, और 2 लाइव प्रेगनेंसीज हैं। बोथ डिलीवरी सीजेरियन हुई हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पहले बच्चे को ज्यादा नहीं दी, लेकिन दूसरे बच्चे को 7 महीने दूध पिलाया है। लैक्टेशन पीरियड 7 मंथ रहा है। प्यास अच्छी है, बाउल्स नॉर्मल है, यूरिन नॉर्मल है, एपेटाइट नॉर्मल है। डिजायर फॉर साल्टी थिंग्स, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स एंड मीट, अवर्जन टू द वेजिटेबल्स, ये भी एक बैड हैबिट थी इसकी। स्लीप 8 hours नॉर्मल है। परस्पिरेशन प्रोफ्यूज ऑन द फेस एंड ऑफेंसिव। थर्मल रिएक्शन हॉट है। देखिए सारी चीजें ये कंसीडर करने के बाद जो रिपोर्टाइजेशन हुआ है वो आपके सामने है। कंपनी डिजायर फर्स्ट ग्रेड की, फियर अलोन ऑफ बीइंग फर्स्ट ग्रेड का है, एंगर फर्स्ट ग्रेड का है, इरिटेबिलिटी फर्स्ट ग्रेड की है, मूड चेंजेबिलिटी फर्स्ट ग्रेड की है। मूड स्विंग होना ओबेसिटी में बहुत कॉमन सी बात है, तो इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। इमोशनल है, लोकेशियस है, इजीली बीप्स, कंसोलेशन एमिलेट्स, मैलिशियस, ऑब्स्टिनेट, मैनिपुलेटिव, थॉट परसिस्टेंट। ये सारी चीजें निकालने के बाद जब हमने रिपोर्टाइजेशन किया तो मेडिसिन आई 2 मेनली, जिसमें लाइकोपोडियम 13 पॉइंट के साथ में और सल्फर 7 पॉइंट के साथ में। मेरे यहाँ रिपोर्टाइजेशन में मैनुअल होता है ट्रेंड रिपोर्टरी से, मैं अभी भी जो है किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं करता हूँ। The medicine according to the reportation was lycopodium, but since the complaint started after taking abortifacient drug, arsenic album 30 BD was prescribed for 15 days on 8th July। पहला प्रेस्क्रिप्शन मेरा था आर्सेनिक। आर्सेनिक मैंने यहाँ कॉज पे दिया है कि उसने जो है सिर्फ हार्मोन्स वाली पिल्स ली हैं, इसलिए मैंने सिर्फ आर्सेनिक दिया है। और मैंने यहाँ हॉट और चिली का कंसेप्ट भी ध्यान में नहीं दिया है, तो जहाँ कॉज आता है वहां हॉट चिली को देखने की जरूरत नहीं होती, और जहां आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालनी है ओवरऑल, देन यू विल थिंक ऑफ हॉट एंड चिली। तो यहाँ मैंने सिंपल आर्सेनिक दिया है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ हार्मोन्स जो उन्होंने अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल किए हैं। और वेट 15 दिन बाद ही जो है उसका रिड्यूस हुआ है। स्टार्टिंग वेट था 74 kg,
देखिए पूरा चार्ट है आपके सामने। 23 जुलाई को वेट जो हुआ है, सिम्टम ये हैं, और 26 जुलाई को मैंने 26 अगस्त को वेट लिया है। 8 जुलाई को मेरे पास आई थी 74 वेट लेके, तो 67.8 हो गया, और 10 सितंबर को लिया है तो 64.1 हो गया। और मैंने आर्सेनिक रिपीट किया है इसको रेगुलरली, दिया बीडी है। जब मैंने देख लिया कि रेगुलरली वेट रिड्यूस हो रहा है, देन आई स्टॉप रिपीटिंग द आर्सेनिक। तो मैंने ये सितंबर तक रिपीट किया आर्सेनिक इसको, और जब ये सेटल हो गया कि वेट अपने आप से कम हो रहा है, दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो 23 सितंबर को रिपीट हुआ है, नहीं वेट कम हुआ है 62.6। 1 अक्टूबर को हुआ है 62.4, और ये ग्रेजुअली वेट रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए, तो अब ये पेशेंट टुवर्ड्स नॉर्मल जा रही है, लेकिन इस बीच पेशेंट को प्रेगनेंसी हो गई और उसका ट्रीटमेंट रुक गया, जो मैंने वेट रिड्यूस करने के लिए उसको मना कर दिया, और वो पेशेंट दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। तो ये ध्यान रखिए कि जहां मैंने इसको कॉजिशन में दिया है, वहां मैंने हॉट चिली का कोई ध्यान नहीं रखा है, लेकिन रिपीटेड दिया है। जब देख लिया कि एक्शन प्रॉपर आ गया है, देन आई विथड्रॉ एंड आई स्विच ओवर टू दी प्लेसिबो। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने की, और देखिए आपकी रिपोर्ट भी इसकी नॉर्मल आ गई, ना पीसीओडी रहा, और वेट भी रिड्यूस हो गया, और प्रेगनेंसी भी हो गई। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन मल्टी प्लेन पे काम करती है, यदि वो मेडिसिन बिल्कुल एक्यूरेट और फिट है तो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हम मेडिसिन को एक्यूरेट निकालें, और एक बात जरूर अपने दिमाग में रखें कि अपने सारे ऑप्शंस खुले रखें, थेरेप्यूटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, ऑन द कॉज, और किसी भी लीडिंग प्रोफेसर से आपको कुछ कहा है कि भाई ये मेडिसिन अच्छा काम करती है, तो यू मे थिंक ऑफ दैट आल्सो, या आपके एक्सपीरियंस में कोई मेडिसिन स्पेसिफिकली काम करती आई है तो यू मे यूज इट। लेकिन आप कभी अपने को कभी बाउंड मत करिए। एक क्रिकेटर की तरह आप बिल्कुल अपने ऑप्शंस फ्री रखिए कि आपको किस बॉल को कैसे हिट करना है, इट इज अप टू यू। और ध्यान रखिए, आप यदि टाइप्ड होते हैं या आप एक ही स्टाइल में आप कोई भी काम करते हैं, खासतौर से होम्योपैथिक प्रैक्टिस आप एक स्टाइल में करते हैं, तो मेरी बात बिल्कुल क्लियर मानिए, आप 100% कामयाब नहीं हो सकते। आपकी कामयाबी बहुत कम होगी, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास बहुत हैं। जो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते तब भी लिखा था डिफरेंट वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, शायद फर्स्ट ईयर का हर स्टूडेंट ये जानता है डिफरेंट वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो हमें कभी से नहीं भूलना चाहिए, इसे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दीपक, थैंक यू दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने ओबेसिटी को इतना एलोबरेट करके बताया, और सबसे अच्छा पार्ट रहा कि आपने कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो ओबेसिटी के लिए आपने लीव करा हो। आपने केस भी प्रेजेंट किया, आपने मेडिसिन के बारे में भी अच्छे से बताया, ओबेसिटी एक्चुअल में क्या है, वो डाइट मैनेजमेंट सभी कुछ। ये सबसे जो मेन क्वेश्चन है, जो सर हर एक सेमिनार, हर एक सीएमई में, हर एक होम पे से पूछे जाता है कि जो भी आपने मेडिसिन बताई हैं, जैसे आपने केस प्रेजेंट किया आर्सेनिक का, तो आपने 30 पोटेंसी दी, तो बाकी मेडिसिन हैं वो जनरली आप कौन सी पोटेंसीज में यूज करते हैं? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है अभी तक। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, आप सभी लोग बैठे हैं इस समय, जी एक पॉइंट जरूर कहूंगा, कभी भी कोई केस प्रेजेंट करें, कभी आप अपनी बात बताएं, तो जी आप उसमें ये जरूर बताइए मेडिसिन मैंने क्यों प्रेस्क्राइब की। जी मैं ज्यादातर सेमिनार्स में सुनता हूँ, उसमें मेडिसिन दे दी और मरीज ठीक हो गया, लेकिन आपने क्यों मेडिसिन दी, किस पोटेंसी में दी, कितने दिन में रिपीट करी, ये कोई नहीं बताता। जी कायदे से हम लोगों सभी को ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, ये अपने जो है अपने दिमाग में ये बात डाल लेनी चाहिए कि हम ये कमिटमेंट करें अपने आप से कि जब भी हम कोई केस बताएंगे तो हम अपनी गलतियां वो भी बताएंगे, हमने कैसे ठीक किया, हमने क्या सोच के ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की, किस सिम्टम को हमने यूज किया, ये हमने मेडिसिन क्यों दी। इट शुड बी नोन टू ऑल, जिससे कि वो लोग गलती ना करें और सीखें। मैंने कोशिश की है कि मैंने आर्सेनिक यहाँ क्यों दी, कैसे मैंने रिपीट किया, और कितने दिन में रिस्पॉन्स मिला, ये मैंने सारी बातें बताई। मैंने कोई फॉल्स प्रोडिक्शन नहीं किया, और जो मैं एक्चुअल में करता हूँ, जी हमेशा मेरी कोशिश होती है प्रेजेंटेशन में वो बातें रखूं जो एक्चुअल में है। कई बार सेमिनार्स में मैंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मैंने सोचा कि मैंने गलती की। मैंने एक बार लेक्सिस प्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने बताया लेक्सिस में मैंने ये गलती की, तो वहां लोग ताज्जुब कर रहे हैं, भाई एक स्पीकर हो गया आप ये बात कह रहे हैं कि मैंने गलती की। मैंने भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं गलती कर रहा हूँ, कम से कम आप ना करें। तो मेरी जी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कभी भी आप प्रेजेंटेशन दें तो पूरा अपनी इनर से जितनी भी चीजें सब निकाल के सामने रखें, जिससे जी उस चीज से जो है दूसरे लोग लाभान्वित हों। एक्चुअली जो थैंक यू वेरी सीखा मच, जाता बहुत अच्छा लगा दीपक जी। जो सीखा जाता है वो हमेशा गलतियों से ही सीखा जाता है, और अगर बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल। गलतियां शेयर कर रहा है तो इसका मतलब उसने कुछ अच्छा ही किया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर देता हूँ लोगों के लिए कि देखिए, जी जहां तक बात है ओबेसिटी और नींद ना आना,
ये 2 ऐसी तकलीफ है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस नहीं है, तो ये हमेशा हमारे लाइफ़स्टाइल से जुड़े हुए हैं। आप खाएँगे तो आपका मोटापा बढ़ेगा, आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी नींद उड़ेगी, आप टेंशन लेंगे तो आपकी नींद उड़ेगी। दुनिया में ऐसे बहुत कम केसेज़ रिपोर्ट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी और रात को नींद ना आए, ऐसे बहुत कम केसेज़ हैं, शायद 1 या बिल्कुल आएगी, 2%। बिल्कुल आएगी। ऐसे ही ओबेसिटी के लिए भी है कि ऐसा नहीं है कि हम खाएँ और मेहनत करें और हमारा वेट बढ़ जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। अगर हम खाएँगे ज़्यादा तो हमारा ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा। जो सबने सर ने सबसे मेन बात बताई है कि हमारा मॉर्निंग में उठने का तरीका, रात में सोने का तरीका, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी लाइफ़ का। रात को हम जिस तरीके से सोते हैं, जो हम सोच कर के सोते हैं, एक्चुअली नेक्स्ट डे आपका उसी टाइम डिसाइड कर देता है, आपका पूरा लिम्बिक सिस्टम कि आपका अगला दिन कैसे जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये फ़ील करते हों कि मैं बहुत जल्दी आज मैं गुस्सा हूँ, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है या आज मैं बहुत खुश हूँ। ये डिसाइड हो जाता है एक्चुअली आपके मॉर्निंग में उठने पे और रात को सोने में कि आप कैसे अगला दिन फ़ील करेंगे। सो यू आर वंडरफुल सर। एक क्वेश्चन और है, आपने जो मोबाइल मेडिसिन का यूज़ किया है, हालाँकि हम मेरे पास भी कुछ लिटरेचर आ गए हैं और मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो अगर इस पे कुछ एक्सपीरियंसेस बता पाएँ क्योंकि काफ़ी लोग इस मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हैं, जिनके पास अभी तक नहीं, लिटरेचर नहीं पहुँचे। अभी रिसेंटली एक लड़की मेरे पास आती थी। जी, मैं उसके बहुत ज्यादा मेंटल्स तो नहीं बता पाऊंगा, हुँ, लेकिन उसको एक तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी थी जी, और सीवियरली हेडेक था उसको। और ये मेरे रेजिडेंस पे सिविल लाइंस क्लिनिक आती है, वो लेडी, लड़की है वो, जी, जॉब करती थी वो नोएडा में। और मैंने उसको जब सजेस्ट किया कि भाई एक तो मोबाइल अपना कम करें, उसे जब पूरी हिस्ट्री मिली तो बोले मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ और अपने घर पे जब मोबाइल वगैरह भी मैं बहुत यूज करती हूँ, और ये मेन कारण, मोबाइल जरा सी देर भी यूज करती हूँ तो मुझे हेडेक हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी तभी से हुई जब से वो जॉब में गई है। तो माइट भी द रूटीन में रहा हो, लेकिन स्क्रीन के सामने रहना भी एक कॉज होता है, क्योंकि हम रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं। तो मैंने ये सोच के उसे मोबाइल 30 दिया था, सुबह जी, शाम रेगुलरली दिया उसे मैंने 10-15 दिन। और उसके बाद में पीरियड आया, उसके बाद मैंने मेडिसिन विड्रॉ की, उसके बाद भी उसके पीरियड्स रेगुलर आते रहे। और हेडेक में रिमार्केबल चेंज है, अब उसको हेडेक नहीं होता, या होता भी है थोड़ा बहुत अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये मैंने पहली बार देखा कि मोबाइल में जो है जो चेंजेस हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, खासतौर से बिजनेसमैन जो ऐसे हैं हुँ, जिनका काम सारा मोबाइल पे ही होता है, आप नोट करिए, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं या जो लोग हैं ये खासतौर से मोबाइल पे ही काम करते हैं, इन लोगों को हम मोबाइल दे सकते हैं। मोबाइल 30 में, उसके बाद मोबाइल 200 में, मतलब ट्रायल के तौर पे कोशिश करिए, पोटेंसी थोड़ी थोड़ी कमी रखिएगा। रीजन बीइंग, आप सभी जानते होंगे कि सिलेक्शन जितना वाइड होगा उतनी पोटेंसी आप वाइड रख सकते हैं, बड़ी रख सकते हैं। लेकिन जितना सिलेक्शन सुपरफिशियल होगा उतनी पोटेंसी भी आप कम रखें। यदि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलता है आप 30 पोटेंसी में, देन यू मे गो टू हायर। बहुत सी नई ड्रग हैं जो हमारे यहाँ आ रही हैं, मैंने तो काफी नई ड्रग यूज की हैं, जी, जैसे एड्रिनल है, थायरोडिनम है, और कॉर्टिजोन है, बाइसोलॉन है, टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह की ड्रग यूज करता हूँ। और भी बहुत सी नई ड्रग आ रही है जो मैं अभी इतनी पता नहीं, मतलब 50-60 ड्रग ऐसी है जो बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है। जी, मैं एक्चुअली कोशिश ये करता हूँ कि मरीज चुन लेता हूँ कुछ थोड़े से, हुँ, और मैं उन पर ट्रायल ले लेता हूँ। जो हुँ, मेरे नंबर पेशेंट काफी होने की वजह से मैं कुछ मरीजों को सॉर्ट आउट करता हूँ कि इस मेडिसिन की ये मरीज है, मैं जूनियर्स को बताता हूँ ये सिम्टम है जिसमें बने मिले, आप उस मरीजों को आइसोलेट करके उनको ट्रायल करें। तो मैं उस ट्रायल बेस पे ये मरीजों को देख लेता हूँ कि मेडिसिन कौन सी कैसे काम करती है। तो मोबाइल मैंने उसी का पार्ट देखा, आजकल मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ, मोबाइल सर पे कैसे मतलब डील कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ महीने 2 महीने बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा आपको थोड़े से, जी। तो मोबाइल के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। सर ये इसलिए आप कर पाते हैं क्योंकि आपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, उनको भी मैं भी यही कहता हूँ कि आप सिर्फ़ होम्योपैथी यूज़ करें, कैसे भी करें ये आपकी इच्छा है। आप उसको मदर टिंचर यूज़ करें, आप उसको 1x यूज़ करें, आप उसको 2x यूज़ करें या आपको 30 चाहिए, 200 चाहिए, 1m चाहिए, 50m चाहिए या LM चाहिए। सिंगल चलना है, मल्टीपल चलना है, ये आपकी अपनी चॉइस है और ये आपके बिल्कुल अपने बिल्कुल, बहुत प्लान्स ठीक हैं बात है। कि आप पेशेंट को कैसे अच्छे से ठीक कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका पेशेंट किसी वजह से वापस लौट गया कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं कर पाए, तो शायद ये होम्योपैथी के लिए खराब होता है। और दूसरी बात एक और है, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हों साथ साथ में, चाहे जूनियर हों चाहे सीनियर हों, जी, ये साथ बैठे हैं और उनको अप्रोच दे दीजिए कि इस मरीज पे आप गौर करें कैसा क्या करना है। तो जी, हर की अप्रोच थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, और जी, हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जी, आपको मैं बता दूं, आज से 20-25 साल पहले जब मैंने कार्सोसिन शुरू किया था, जी, तो मैंने कम से कम 6 महीने कार्सोसिन को अपने क्लिनिक में यूज किया था, और रादर टू से मिस यूज किया था। हुँ,
मैंने कार्स जूनियर से बोला था कि जिसमें भी कार्सिनोजन के ये सिम्टम दिखाई दें, 15-20 सिम्टम मैंने बता दिए, जो भी मिले उसमें कार्सिनोजन दो, तो आपको ये पता लग जाएगा किस केसेस में कौन से सिम्टम्स में कार्सिनोजन अच्छा वर्क करती है। तो आज की तारीख में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कार्सिनोजन कहाँ काम करती है, कहाँ नहीं करती है। अब मैं सेलेक्टिवली कार्सिनोजन यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने 6 महीने सिर्फ कार्सिनोजन इसलिए यूज किया कि मैं देख पाया कि भाई कहाँ इसे यूज करने से कुछ फायदा होगा, और मुझे उसकी क्लिनिकल वेरिफिकेशन मिल गए। जी तो बिल्कुल, मैं ये प्रूव करने का जरूरी मेरा है। ये तरीका है जो मैं वेरिफिकेशन का, कि मैंने कार्सिनोजन को यूज करके देख लिया। जी मैं हर मेडिसिन के साथ ऐसे ही करता हूँ। सर, यही मैं बताना चाह रहा हूँ सभी लोगों को कि आप भी ऐसे ही करिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो आपके करने से ही आएगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं आ सकता। आप पढ़िए, उसको फॉलो करिए और ऑब्जर्वेशंस करते रहिए। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पेशेंट में आपको सिर्फ 30 पोटेंसी काम करे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे 6 बहुत अच्छा काम कर देती हैं। जैसे जब हमने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो मैं भी यही सोचता था कि यार एक 1M की पोटेंसी दो और बाकी फॉलो अप में चला दो। फिर धीरे-धीरे जैसे ऑब्जर्वेशन करते चले गए, हमारी पोटेंसीज कम होती चली गई और आज की डेट में हम लोग शायद 6 को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, 3x को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपने आप 4x बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो भी फ़ॉलो-अप्स आते हैं, उनको हम लोग आराम से ऑब्जर्वेशन करके देते हैं और इसका मैंने अपनी तरफ से जो तरीका निकाला कि हम हमारी ऑलरेडी 7 ब्रांचेज़ हैं और सातों ब्रांचों में अलग-अलग टाइप की प्रैक्टिस है। सिंगल बिल्कुल बिल्कुल नर्सिंग ठीक कह स्कूल रहे हैं। लेकर के प्रैक्टिस हाँ, देखो एक चीज और शेयर करना चाहूंगा मैं, जी, ओबेसिटी को लेके जी, मैं बताना भूल गया बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। जी, जो केसेस ऐसे हैं आपने देखा होगा जो बहुत ओबेस हो जाते हैं, और पब्लिक में उन पे कमेंट भी बहुत होते हैं, और वो अल्टीमेटली परेशान भी होते हैं और डिप्रेशन भी आते हैं। और मरीज आपके पास आए और यदि ये कहे बोले साहब मुझे जो प्रॉब्लम है तो वो तो है ही है मुझे, लेकिन इस साल इस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से है कि लोग मुझ पे कमेंट करते हैं, मुझे टोकते हैं। जी। क्या रूब्रिक यूज करेंगे आप? चैट में देखते हैं सर। हाँ, सिंपल सा एक रूब्रिक है, जी, इंडिग्नेशन, जी, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जर्नल। अकेली ड्रग है ओपियम। ओके। इंडिग्नेशन, हुँ, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जर्नल। बोले साहब मुझे अपने मोटापे से मुझे प्रॉब्लम है, दूसरों को क्या होनी चाहिए, लेकिन मुझे इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि लोग मुझे बाहर के लोग कमेंट करते हैं, उन्हें मुझसे क्यों प्रॉब्लम होती है। मुझ पे लोग कमेंट करते हैं, मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस चीज से है, मतलब सराउंडिंग से मुझे प्रॉब्लम है। जी, मुझे अपने आप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मोटा हूँ, ठीक हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि लोग दूसरे कमेंट क्यों करते हैं। तो ये मेडिसिन है ओपियम, गुड। कैंट दैट में इज़ अकेली गुड। ड्रग है। जी, और और इसको खाली यहीं पे नहीं, इस रूब्रिक को आप इस तरह से कहीं भी यूज कर सकते हैं, एंड इट इज ए वंडरफुल ड्रग। और डोज रिपीट नहीं करनी पड़ती, सिंगल डोज। दिस इज़ एक्चुअली बहुत काम ब्यूटी की ऑफ है ये होम्योपैथी ओपीएम। कि हम वहाँ से सिम्पटम निकाल लेते हैं, जहाँ कोई ये भी नहीं सोच पाता कि एक्चुअल में ये सिम्पटम होगा। तो ये होम्योपैथी की ब्यूटी है कि हम इंडिविजुअलाइज़ेशन जो अभी कहा, आर्ट है, ये आर्ट है। हाँ जी, मेरे जी पास अभी 1-2 चैट में क्वेश्चंस किए गए कि हम लोग जितने भी सेमिनार्स या वेबिनार्स में सुनते हैं सारे स्पीकर्स को, वो एंड रिजल्ट जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन को बता देते हैं कि इंडिविजुअलाइज करो और केस की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे दो। ये ज़्यादातर स्पीकर्स का ये वो होता है, लेकिन मैं हाँ, उनसे इट इज इजी टू से ना। जी, तो मैं आपको लोगों को बता दूँ कि जो ऑब्जर्वेशन या परसीविंग का पार्ट है, ये आपको कभी भी कोई केस में शायद नहीं समझा सकता। जैसे मैं जनरली जितने भी सेमिनार्स में जाता हूँ और कोई भी स्पीकर मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि आपने आपने मैंने केस प्रेज़ेंट किया और आपने क्या महसूस किया? तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि सर आई एम नॉट परसीविंग दिस केस। आपने क्या परसीव किया अपनी चेयर पे यस बैठ कर यस, के, मरीज जब ये प्रेजेंट है आप उसने जानते हैं। कैसे हमें प्रेजेंटेशन दी, जी। वो डिपेंड करता है हम क्या बट प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें। डॉक्टर हैन्यूएन सर ने थर्ड एफोरिज्म में ही सबसे पहले क्लियर कर दिया, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, अगर उसने यस यस परसीव यस किया है यस। और अच्छे से किया है, तो फिर आप अच्छी मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप परसीविंग मिस कर गए, तो हो सकता है कि आपकी मेडिसिन भी शायद स्किप हो जाएगी। और ऐसा हमारी प्रैक्टिस में भी बहुत बार होता है कि हम लोग परसीविंग को मिस कर जाते हैं और हमें कई-कई दिनों बाद या कई विजिट्स के बाद हमें ये पता लगता है कि यार ये भी सिम्पटम था। जैसे हमारा एक इनफर्टिलिटी का केस था, मुझे शायद 9 या 10 महीने बाद जाकर के एक सिम्पटम पकड़ में आया कि वो बार-बार कहती थी कि मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे कोई नहीं चाहता। हम इसको इग्नोर करते चले गए क्योंकि बाकी सिम्पटम्स पे काम कर रहे थे। लेकिन हमें लगा कुछ महीनों बाद कि नहीं यार, ये सिम्पटम बहुत अच्छा था, ये परसीव करने लायक है, और जैसे ही हमने उसको सेलेक्ट किया, ठीक हो गया। पॉजिटिव हुई 2 महीने के अंदर, एक ही मेडिसिन पे। तो ये हमारी एक्चुअली परसीविंग पे डिपेंड करता है और ये ज़रूरी नहीं कि परसीविंग आपको 1 दिन के अंदर आ जाए।
इसीलिए हर बंदा, हर स्पीकर ज्यादातर इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में बात करता है कि इंडिविजुअलाइजेशन आप पर्सनल लेवल पे अपने आप ही सीख सकते हैं। यहाँ बैठा हर एक जो लिसनर्स हैं, जो इतने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आज जो भी मेडिसिन आपने बताई, हो सकता है वो आर्सेनिक को किसी और थिंकिंग से देखे, या आर्सेनिक के पेशेंट को देख करके मेडिसिन दे, उसके सिम्टम्स को देख करके। लेकिन सर की एक सबसे अच्छी बात जो लगी वो लगी कि आप हर ऑप्शन को खुला रखो। अगर आपको लगता है कि मैं आज अच्छा परसीव नहीं कर पाया और मैं अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं निकाल पाया, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि कॉज है, कॉज पे आप मेडिसिन दे सकते हो, वो भी इफेक्ट करती हैं। तो अपने आप को बाउंडेशन मत करिए बस दीपक किसी एक भी बात और चीज कहूंगा, से। जी एक्सक्यूज मी दीपक, एक बात और कहूंगा, जी होम्योपैथिक में जो केस क्यूरेबल है, जी जो होम्योपैथिक रेंज में है, वो कोई भी ऐसा केस नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। ये हमारे एफर्ट्स हैं, ये हमारी कोशिश है कि हम किस एंगल से देखते हैं या हमसे कहाँ कमी होगी, ये तो उसको हम ऑब्जर्व कर लें, तो जी कोई रीजन नहीं है कोई केस ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होम्योपैथिक में है हमारे सीनियर्स के एक्सपीरियंस, हमारे जो पुराने ऑथर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस, हम्म, और कम्युनिकेशन। जी बुक्स और हमारी क्लासेस इतना नहीं सिखाती जितना हमारी टीचिंग सिखाती है एक दूसरे को। जी बिल्कुल। और आप ध्यान रखें, मैं यहीं पे एक चीज कोट करूंगा जो शायद बहुत वैल्यूबल होगी। पूरे पिछले 1-1.5 साल में ऑल ओवर कंट्री फंगल इन्फेक्शन बहुत हुआ है, जी और मैं समझता हूँ लोग परेशान भी बहुत हुए हैं और डॉक्टर्स भी बहुत परेशान हुए हैं। जी जब क्लार्क की रिपोर्ट खोल के देखिए, शायद आप लोगों ने देखी हो, मैं यह इसलिए बुक कोट करूंगा कि शायद सबको फायदा हो इस चीज का। अकेली ड्रग है माइकोसिस्मोस में, द सिंगल ड्रग, सोचिए कौन सी हो सकती है, अकेली ड्रग है, क्लार्क में बताइए। अच्छा, नहीं पता सर। नहीं, सार से पेरला, सर से पहले ओके, वंडरफुल। सार से पेरला। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भी मरीज ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं होगा। गुड, दैट सार इज से पेरला नाइस। दीजिए और एंटीस्टोरिक मेडिसिन देते चले जाइए हफ्ते 10 दिन में, जी सल्फर। जितने भी केसेस हैं, मेरी गारंटी है 99.99%। जी और ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं यहाँ पे, ये थेरापेटिकली बोल रहा हूं मैं। बहुत अच्छा। लेकिन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पीछे क्लार्क का हाथ है। जी नहीं सर, देखिए जो डॉक्टर हैनीमैन सर थ्योरी लिख करके गए, उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज तो बोगर बोनिंग हसन सर, डॉक्टर क्लार्क ने किया और डॉक्टर फेलिंगटन ने किया। अगर कोई इनके क्लिनिकल वर्क को समझ पाता है तो डॉक्टर हैनीमैन की थ्योरी को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएगा, वरना तो हमें। आप इसको कभी यूज करके देखिए। जी सभी लोग आप देखिए, काफी लोग हैं, आप लोग कम से कम 100-150 लोगों ने अभी सेमिनार अटेंड किए हैं। जी आप सब लोग कोशिश करिए सारसपेला और सल्फर का यूज करके देखिएगा। सारसपेला क्यूब में और बाद में फिर पोटेंशियम में 30 या 200। इट इज वेरी इफेक्टिव, और सिर्फ क्लार्क ने अकेली ड्रग बताई है, सबसे बड़ी बात यह है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो लोग अभी तक भी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से नहीं जुड़ पाए हैं, वो हमारी वेबसाइट www.dhma.in पर जाएं और मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी के लिए ओपन है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे फ़ोन नंबर 9711153617 पर मुझे व्हाट्सएप करें। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा अपने पैटर्न सर डॉक्टर वीपी सिंह सर से कि वो आपका एक बार ज़रूर धन्यवाद करें। डॉक्टर वीपी सिंह सर, सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। मुझे लगता है सर की शायद वीडियो जाम हो गई है। डॉक्टर श्वेता सिंह हमारी वाइस प्रेसिडेंट है सर, तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर वीपी सिंह सर की जगह मैं आपका धन्यवाद करूँ। थैंक यू सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द वंडरफुल लेक्चर। और बहुत ही अच्छी टिप्स आपने ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए, जो कि शायद हमारी प्रैक्टिस में बहुत काम आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है सर कि जैसे बहुत सारे ओबीज पेशेंट होते हैं और वो अपने आप से अपनी नाइट मील जो है वो स्किप करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने अभी बताया था, आप इसमें सबसे बड़ी बात बताई जो मैंने, इरेगुलर स्किप करना मील का सबसे बड़ा खतरा है ओबेसिटी बढ़ाने की तरफ। क्यों? जब आप मील नहीं लेंगे तो आप लेथार्जिक हो जाएंगे, और जब मील लेंगे तो अल्टीमेटली वो इतना यूज नहीं होगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा। बट तो उनका कहना इरेगुलर मील इज द मेन कॉज फॉर ओबेसिटी। तो तो मील को हमें दैट्स नहीं करना, फ्लेक्सिबल करना। जी
तो दैट इज अ मील छोड़ना नहीं है हमें। ठीक है सर। और एक और क्वेश्चन सर कि कुछ लोग ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए मतलब वाटर में लेमन और ये शहद लेना शुरू कर देते, तो वो कहाँ तक इफेक्टिव है या उसके कोई साइड इफेक्ट्स? इसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, बस इतना जरूर है कि शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मिल जाते हैं, जो हेल्प करते हैं। तो कोई लेकिन और साइड दूसरा ये इफेक्ट? है, पानी पीने से थोड़ा सा जो बाउल मूवमेंट है वो अच्छे हो जाते हैं। ओबेसिटी पे ऐसा कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है नींबू पानी पीने से। तो सर वो रेगुलर ले सकते हैं, मतलब उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? नहीं, नो साइड इफेक्ट। इफ यू फील फ्रेश आफ्टर टेकिंग इट देन यू मे हैव, अदरवाइज ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ओबेसिटी कम करने के लिए आपको ये करना है। ओके, थैंक यू बल्कि सर। इतना जरूर है कि इधर आप खाना खाने के आधे घंटे बाद यदि मील आधा आधा घंटे में पानी जल्दी पीते हैं तो ये निश्चित तौर से ओबेसिटी कम करने में हेल्प करेगा। जी, थैंक यू सो मच सर। लेकिन यहाँ पर आज मुझे लगता है हमारी सीनियर डॉक्टर सिमी सचदेवा भी हैं। वेलकम मैम। वेलकम मैम। सिमी भी हैं? यस। ओके ओके। सिमी आपकी सीनियर रही हैं? जी। ओके ओके। डॉक्टर वीपी सिंह सर प्लीज सर का धन्यवाद करिए। तो दर्शन होगा, इससे बड़ा तो धन्यवाद मैं क्या कहूँगा। मेरा तो मन कर रहा है है धन्यवाद की जरूरत नहीं है, अच्छा लगा बस ये है। इनसे गले मिला जाए तो मजा आ जाए ना, है ना। ऐसा मिल लिया बस। कम से कम 30-40 साल के बाद में मुलाकात हो रही है डॉक्टर साहब। कभी आप मुरादाबाद आइए फिर आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने डीएचएम में आकर के और जूनियर्स का हम लोगों का बड़ा मन बढ़ाया। होम्योपैथी में जितनी बातें जो हम ओबेसिटी के बारे में पढ़ते थे सुनते थे, उसका एक्चुअली इसमें मैनेजमेंट ज्यादा रहा है आपकी तरफ से। जी जी जी। मेडिसिनल की बजाय मैनेजमेंट इसमें ज्यादा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे अर्बन एरियाज है उनमें ओबेसिटी की ज्यादा प्रॉब्लम है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस और उसके जो कंकोमिनेंट जो हम देखने में आ रहे हैं ना, वो बहुत परेशान करते हैं प्रैक्टिस में। आज का जो लेक्चर आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजफुल, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब रहा है। और डॉक्टर दीपक को मैं धन्यवाद दूंगा कि डॉक्टर एमपी सिंह से मुलाकात करा दी। नहीं, दीपक तो धन्यवाद पात्र था हमारी तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और पूरी जो है दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन को वो आगे बहुत अच्छा लेके जाएंगे। आप सभी का सहयोग रहना चाहिए उनके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहना चाहिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट। ओके दीपक, बाय। बाय।